अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। और आज फ्राइडे है, जैसे कि जुमे है, आपको पता है। और यकीन माने आज मुझे बड़ी सुस्ती हो गई जब मैं सुबह उठ रही थी। यार थोड़ी देर तो और सो लूँ, थोड़ी देर तो और सो लूँ। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ जो अभी भी काम कर रहे हैं, कोरोना की वबा है, और जो घर में हैं वो तो मज़े हैं, उनके मज़े हैं, सो रहे हैं, रेस्ट ही रेस्ट है। वो रेस्ट जब हम कभी मांगते थे यार, कभी तो कारोबार हमारा या कोई ऐसा काम हो जो बंद हो, थोड़ा छुट्टियां मिल जाए, सुकून हो जाए। फिर हम अक्सर बच्चों की मिसालें दिया करते थे, यार बच्चों को छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की मिलती हैं, टीचर्स को मिलती हैं और हम लोगों को नहीं मिलती। तो अब अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है आपकी दुआ सुन ली है, और अब इन छुट्टियों को जो है छुट्टियां समझकर एंजॉय करें। कोई बात नहीं है, मजबूरी मत समझें और टेंशन ना लें। अच्छा, टेंशन की जब बात आती है तो कल एक अफसोसनाक वाक़या मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, और डिफरेंट जो है आया हुआ था। लाहौर का वाक़या है, फैज़ाबाद इलाके का है। वहाँ एक हनीफ नामी जो शख्स है, 68 साल बुजुर्ग, उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो बड़ा अफसोस हुआ जब रीज़न का पता चला कि उनको दमा था और वो बीमार रहते थे। और उनके जो दोस्त हैं, जब उन्होंने उनसे बात की, यानी तो उन्होंने डाला वहम में कि शायद आपको भी कोरोना ना हो। तो इस डर की वजह से उस बुजुर्ग ने जो है कब्रिस्तान में जाके जो है पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। तो इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कल मुझे हैरत हुई कि ज़िंदगी की तो कदर करें। अल्लाह ताला ने आपको नेमत अता की है, और ये बीमारियां तो आती ही रहती हैं ज़िंदगी में। और आपको पता है बचपन से ही बच्चे जब हम पाल रहे होते हैं, कभी बुखार है, कभी ज़ुकाम है, कभी, और ये सिलसिला हमारी कहते हैं ना जवानी और बुढ़ापे तक ये सिलसिला चलता ही रहता है। इंसान सेहत के साथ साथ बीमारी भी साथ साथ चलती रहती है। तो ये भी सब खुदा की जो है मैं कहती हूँ नेमतें हैं, शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां हमारे फ़ायदे के लिए भी आती हैं, बहुत कुछ सिखाती भी हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो नाशुक्रापन मुझे कभी कभी लगता है जब हम अपनी ज़िंदगी की जब हम कदर नहीं कर रहे होते। यार कदर करें, अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है, ज़िंदा रखा हुआ है, और जानबूझ के आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं तो ये बहुत गलत बात है। बीमारी है आती है तो शफा भी तो उसी अल्लाह ताला ने ही देनी है आपको, और शफा यकीनन देगा आपको। तो ये जो डर है या खौफ है, इसमें आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और बल्कि ये जो सिचुएशन है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होना है। हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, इस्तग़फ़ार करना है। हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता था या बचता नहीं था, यार ये टाइम नहीं है, यार इतना टाइम नहीं है। अब तो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, अपने करीब लाने का मौका दिया है, तो फिर आप लोग करीब हो जाएं। और मज़े मज़े की घर में चाय भी बनाएं। जी बिल्कुल, चाय के शौकीन जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि नेस्ले एवरीडे की जो चाय है सबसे बेस्ट है। और ये मैं आपको बता दूं क्यों बेस्ट है। उसकी ये वजह है कि नेस्ले के 150 साल क्वालिटी की जमानत के साथ सबसे मज़ेदार चाय बनाई जाती है। और ये बता दूं कि जो है कीमत जो है वो बिल्कुल खुले दूध के बराबर है नेस्ले एवरीडे की। और जब आप 2 साशे खरीद कर लाते हैं तो आप जीत सकते हैं लाखों रुपए के इनामात। तो करना क्या है जी, बिल्कुल आपने 2 साशे खरीदने हैं नेस्ले एवरीडे के, और उनको इस्तेमाल भी करना है, मिक्स चाय बनानी है आपने। और उसके बाद 2 साशे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ PO बॉक्स 6288 कैंट लाहौर में भेजेंगे, और फिर आप जीत सकते हैं चमचमाती गाड़ियां और लाखों रुपए के इनामात। तो अब देर मत कीजिए, जल्दी से नेस्ले एवरीडे लेकर आएं और इसको इस्तेमाल में लाएं, और इस जनाब जी बिल्कुल कुरंदाजी का जो है आप भी हिस्सा बन जाएं और आप भी जीते लाखों रुपए के इनामात। तो मैं चाय बना रही हूँ, पानी में रख चुकी हूँ, और स्टार्ट में ही मैं रख देती हूँ ताकि जल्दी से जो है चाय बन जाए। और चाय की पत्ती मैं डाल रही हूँ, मिक्स जो है चाय बना रही हूँ नेस्ले एवरीडे से मैं। और 2 जो है चम्मच, मैं क्योंकि कड़क चाय पसंद करती हूँ, और वो मुझे जो है रंग जो है चाय का बड़ा काउंट कर रहा होता है। यार कड़क चाय होनी चाहिए और नज़र भी आनी चाहिए, तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। तो 2 चम्मच आपने डालने हैं चाय की पत्ती के। उबाल आने पर आपने नेस्ले एवरीडे साशे जो है, जो पहले खोल रखी है मैंने, आपने डालना है।
और जी मजेदार जी चाय बन जाएगी, एंजॉय भी करें और जीतें लाखों रुपए के इनामात। अच्छा जी, आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ कराऊं, उनको प्रोग्राम में शामिल करें, उनसे बातें करें और उनसे पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। कोरोना की जो वबा फैली हुई है, जो टेंशन का माहौल है, तो इस टेंशन को वो लोग किस तरह कम कर रहे हैं। जी मेरे साथ है सैयद कामरान हैदर साहब हैं, जो कि सदर है फिल्म फैकल्टी पाकिस्तान के, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं सिंगर एसोसिएशन के और आर्टिस्ट एसोसिएशन मुल्तान के। जनाब साबिक जो है साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत मैडम जी, आप सुनाएं ठीक है? अच्छा, सिंगर भी हैं। मजे की बात यह है कि सैयद कामरान साहब जो हैं वो सिंगर भी हैं, तो आज जो है वेलकम कुछ गा के ना करें, हम थोड़ा हट के थोड़ा चेंज स्टाइल में स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? जो दिल चाहे वो आपसे सुनते हैं, और जिस तरह का माहौल है इसको हमने बेहतर करना है और टेंशन और पैनिक जो कंडीशन उससे बाहर निकलना है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो अगले गेस्ट हैं, जो मुल्तान की कहते हैं ना जान है, पहचान है, सराकी वसे को रिप्रेजेंट करने थे जहूर दरीचा साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं सराकीस्तान कौमी कौंसल दे। इनको वेलकम आग साहब, खुश आमदीद आग साहब। क्या हाल है दरीचा साहब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ठीक हो? बीबी तबीयत का हाल सुनाओ, तबीयत किवें है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बिल्कुल ठीक है। ते बस जिवें तुसां दसी है, सोहनी गाल कीती है कि एक कोरोना है ते घर बैठे से वाले है कि नाल दोस्तें नाल राबते भी हैं, ते दोस्तें को यो आखेंदे बैठे से कि भाई कोरोना को डरना क्या नहीं, लड़ना है। बिल्कुल। लेकिन जरा कुछ माहौल सारे कुछ हुक्मरान वो डर ही रख दें, असा क्या भी डराओ ना, ते जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। थोड़ा जहा जरना नरमे होनी चाहिए, थोड़ी जी खुशियां होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला एक कोरोना वेंदा रासी। ये सारा मुश्किल टाइम जे चंगा टाइम नहीं रहा तो औखा टाइम भी कहना रासी, ते आने वाला वक्त इंशाअल्लाह खैर दा वक्त हो से, चंगाई दा वक्त हो से, खुशी दा वक्त हो से, ते सारा पाकिस्तान बल्कि सारा जुमल जहान और दुनिया का हर इंसान इंशाअल्लाह ताला वला मामूलात जिंदगी शुरू करे से इंशाअल्लाह। बड़ी सोहनी गाल की है, वाकई वो टाइम वापस आसी, थोड़ा सब्र करने थिया, थोड़ा सा लोगों ने इंतजार करने थिया और आधे ना मुश्किल के साथ जो है फिर वही आसानी है। तो यकीनन आनी है आसानी। इस सिचुएशन के जो है इसको हैंडल भी करना है और डरना नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर करनी है। मेन चीज ये है कि इस सिचुएशन में एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंस रखना है, फासले पे रहना है, लेकिन इतना भी फासले पे नहीं रहना कि आप लोग एक दूसरे का हाल चाल भी ना पूछें। तो फोन करके आप जो है मोबाइल के थ्रू या मैसेज करके आप हाल जरूर पूछ लें एक दूसरे का, वो बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। जी बिल्कुल। सैयद कामरान साहब, आपसे सुन लेते हैं, कुछ नगमा सुन लेते हैं, कुछ जिंदगी के हवाले से कोई नगमा, खुशगवार जो है लम्हे जो है आज हम याद करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें लग रहा है, जैसे अब लग रहा है कि हम कैद हो गए हैं, महसूर होकर रह गए हैं महदूद माहौल में, कुछ नगमा छेड़ दे जिंदगी का। जी सबसे पहले मैं रोही टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, हमें बुलाया, यहाँ दावत दी। और उसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, नगमा भी सुनाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अल्लाह पाक का कैसा निज़ाम है कि कश्मीर में जो मुसलमान हैं बिल्कुल उनको लॉकडाउन किया गया, कैद किया गया, उनको मारा गया, मजालिम हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी। अल्लाह पाक ने कैसा एक सेटअप बनाया कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है। बिल्कुल। हम अपने घरों में कैद हो गए, एक दूसरे को मिलने जुलने से घबराते, तो ये हमारे गुनाहों की जो सज़ा है। और जैसा आपने कहा कि अब छुट्टियां हैं तो हमें अल्लाह पाक को मनाना चाहिए, बिल्कुल बेशक तौबा करनी चाहिए, ताकि हमारे तमाम मामला जो है वो फिर से दोबारा अपनी रूटीन पर आ सके। इंशाअल्लाह। रही बात गीत की, जी तो मैं आपको छोटी सी अपनी कंपोजिशन सुनाता हूँ, क्योंकि मैं फनकार सेटअप में रहता हूँ, मुझे बड़ा बोलना पड़ता है, बिल्कुल। सिंगर हजरात खामोश रहते हैं। मेरी अपनी कंपोजिशन ये थर्ड प्रोडक्शन से रिलीज थी, उर्दू है। चमन में फूल खिले हैं कि हम तुम आज मिले हैं, वाह वाह, ये जीवन भर का नाता है, नाता है, नाता है। चमन में फूल खिले हैं। तो ये मेरी अपनी कंपोजिशन थी मैडम जी, जबरदस्त। तो उसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि हमें हुकूमती जो कवानीन है, जो कोरोना वायरस के अलावे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए
یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسپیشلی جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں انہیں گھروں میں رکنا چاہیے. غالباً چائے بھی آ گئی ہے ساتھ ساتھ. جی بالکل بالکل، گپ شپ اور ساتھ ساتھ جو ہے نیسلے ایوری ڈے کی مزیدار چائے بالکل پیئیں گے اور مزید جو ہے ہم لوگ فریش ہو جائیں گے. صبح صبح جو ہے چائے کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ بھی نیسلے ایوری ڈے کی چائے ہو تو پھر جو ہے کمال ہی کمال ہو گیا. اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی کہ یہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. دریچہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تاری جڑی ہے سرائکی قومی کونسل آج کل کیا کرنی پئی ہے تاری پارٹی کرونا دی وبا کے حوالے نال لوگوں کو اویئرنیس دیندے پے ہو، لوگوں دی ہیلپ آؤٹ کیویں کریندے پے ہو، مدد کیویں کریندے پے ہو؟ جی بہت مہربانی عائشہ بی بی. گزارش ہے کہ بہت چنگی گال ہے روہی دے تے پوری دنیا کو گال دسن دا موقع ملے. اساں یہ کیتے کہ جہے ڈی دا کرونا ہے تقریباً ہوں ایک مہینہ تھے ہونا لے تے نال ہی اساں آگاہی مہم شروع کی ہے سرائکستان قومی کونسل دی طرفوں. لوگوں کو دسے کہ بھئی گھر دے وچ رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنی ہے اور سماجی فاصلہ ان کو برقرار رکھنا ہے، ہتھیں کو ولا دھونا ہے. بالکل. ان نال اساں ایک بیا کام کیتے چونکہ ساڈا پبلشنگ ادارہ ہے جھوگ پبلشر دے نام تے الحمدللہ اساں کو ایک موقع ملے کہ اساں سینکڑا کتاباں چھاپن سرائکی دے وچ تے سارے کول کتابیں دا ذخیرہ موجود ہے. اساں یہ فیصلہ کیتے کہ کتاباں جڑے دیکھو ان ٹائم جڑا دہاڑی دار ہے تازی روزی والا ہے ان کو راشن دی ضرورت ہے بالکل اور وہ بہ گئے. اساں نال اپیل بھی کی ہے کہ بھی انہاں لوگوں دی مدد کرو. یہ ٹھیک ہے کہ حکومت دی طرفوں ہن کچھ مدد تھی ہے لیکن سارے لوگوں دی نہیں تھی سکی، حال ہی بہت سارے لوگ باقی ہیں. تاں اساں کیا کہ بھئی جن کول راشن ہے وہ راشن دے، جن کو اللہ سے پیسہ دیتے وہ پیسہ دے، اور جن کول جو چیز ہے وہ مخیر حضرات اگوں آویں. ٹھیک ہے، جی طریقے چاہنے یعنی ہیلپ آؤٹ کرن لوگوں دی ہیلپ کریں. اور اساں سوچے کہ اساں کیا سارے کول اتنے مالی وسائل کہ نہیں، چلو اساں کوئی نقد دی صورت امداد نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ اساں کتاباں پجوں. ٹھیک اساں ہر گھر دے وچ کتاباں پجائیں، اتھاں اپنے دفتر دے وچ اساں سٹال لاتے اور سوشل میڈیا تے بھی دیتے. ماشاءاللہ ہن روہی ٹی وی تے بھی جرنا وہ پیکیج ہے اور اتھاں لوگ گھندے کھڑن کتاباں ہر بندے کو اساں 2 کتاباں دیندے سے. اساں اون دے وچ جڑے چھوٹے بال ہیں انہاں کو بھی شامل کیتے کہ انہاں کو چھوٹے جڑے سارے کول کتاب چ ہوندے جویں شاکر دے ڈوڑے اور طارق دے ڈوڑے، ارشد دے ڈوڑے یا این طرح دے جڑے سارے وڈے شعراء کرام ہیں انہاں دی کتاباں اساں سب کو دیندے سے. اور یہ ایک سکیم مسلسل ساری چلتی پئی ہے جن کا بہت چنگا رسپانس ہے، نہ صرف قومی سطح تے سارا جڑا میڈیا ہے ان کو کنسیڈر کیتے. مزے دی گال ہے جو ہن ٹائم ہے سب کو لساتے پیسے کہ فری ایک ٹائم ہے ایک پہلے سارے کول بہانہ ہوندا ہے یار سب مصروف ہے ساری زندگی جتنا ٹائم نہیں اسا ایک بے نال مل سکو یا کتاب پڑھن دا وی ٹائم کیا نہیں. سارے کتاب ونڈن نال کم از کم لوگ جو ہے نا دوبارہ جو روایت ہے یہ بن ویسی کہ لوگ ول ادب نال ول کتاب نال جڑ وے سن تے ول کہانیاں نال جڑ وے سن تے جڑے کہ دور تھی چکے. بالکل ایسا بھی یہ ہے کہ او ہدن کے قوم کتاب نال وڈنے تھی اور سرائکی چساں کہندوں کہ لکھیا لوہا الایا گوہا تو کتاب زندگی ہے. اساں یہ کوشش کی ہے کہ لوگ کتاب دے نال ولا دوستی لاون، ادبی ماحول پیدا کریں اور لوگ اپنے آپ کو ادب نال جوڑیں، ثقافت نال جوڑیں. جویں ہن سید کامران حیدر سی یہ بہت بڑا کام ہے کہ جڑے سنگر ہیں نسڑے وہ لوگوں کو خوشیاں دینے بیٹھے تھے. آپ وہ پتہ نہیں کتنے دکھ ہیں انہیں دے اندر دے کتنے دکھ ہیں لیکن جب وہ سٹیج تے آندے یا اپنی آواز دے ذریعے بھاویں وہ آواز چینل تو ہوئے ریڈیو تو ہوئے یا سی ڈی دی شکل وچ ہوئے یا جو نیٹ دا جویں دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے تو ایک جہان آباد ہے تاں سارے سنگر نے خوشیاں دیتے ہیں لوگوں کو اور انہیں دے دلیں دی ترجمانی کیتی ہے. تو ایویں ہی اساں جرا کوشش کیتی ہے کہ جڑے اساں اپنے سنگر ہیں اساں انہاں کو بھی سدیندے سے اور اج بھی اساں ایک مشاعرہ رکھیا ہوا ہے 3 بجے جڑا کرونے دے حوالے نال اساں انہاں شعراء کرام کو سدے سے
ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੇਸੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸੇ ਕਿ ਜਿतना थी सके लोगों को उम्मीद का पैगाम दो आस का पैगाम दो और लोगों को खुशी का पैगाम दो इंशाअल्लाह ताला ये करोना ये वबा ये सारा सिलसिला वेंदा रहे से और असां सराय के चखेंदे से दुख दुबी का पानी है बिल्कुल अंत सुख वैसे बिल्कुल ਤਾਂ ਇਹ इंशाअल्लाह ताला ये जरा औखा टाइम है औखा वेल है ये बिल्कुल ना रहा से ख्वाजा फरीद सिंह आखे हुण थी फरीदा शाद वल आहा हुण थी फरीदा शाद वल मूंछां को ना कर याद वल वाह झोंका थिसन आबाद वल ए नैन वासी हिकमत वाह वाह रे वाह, वाह, जबरदस्त वाह, जबरदस्त वाह, सैयद इंशाल्लाह कामरान हैदर आपको शामिल करेंगे और आपसे जानेंगे जी, सदर जी। हैं फिल्म फैकल्टी का तो क्या है आजकल जो आर्टिस्ट हैं जो हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं सिंगर्स के क्या मसाइल हैं कोरोना की वबा में वो बेचारे जो है ना कोई प्रोग्राम है ना कोई थिएटर है ना कोई ड्रामा है बस तो ये कैसे एक- चल रहा है ये सिलसिला आजकल कैसे चल रहा है ये ऐसे बताइए। यदि सिंगर भी पूरी दुनिया के लोगों के साथ है हम्म, मैटर ये है कि बरेजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सिंगर्स में जो है या उसमें म्यूजिशियन है उसमें डायरेक्टर हैं थिएटर के लोग हैं मेल फीमेल तो वो सब लोग जो है वो आवाम को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं हम्म, हर मुश्किल घड़ी में लोगों के काम आते हैं उनकी जो एक ज़हनी टेंशन होती है अज़ियत होती है उसको दूर करते हैं बिल्कुल फनकार किसी भी मुल्क में हो वो उस मुल्क का सरमाया होता है सफ़ीर भी होता है और सरमाया होता है बिल्कुल वो अपनी बातचीत से अपने अंदाज बयान से चंद लम्हों में एक मैसेज क्रिएट करते बिल्कुल हैं इन दिनों अलमिया ये है कि फॉर्म्स तो धड़ धड़ आ रहे हैं हम्म, कि जी फनकारों के लिए ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है किसी किसी जगह प्रैक्टिकल वर्क भी है हमारे यहाँ मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में हम्म, स्पेशली हमारे एक आरडी साहब थे सलीम कैसर साहब डिप्टी आरडी थे फिर आरडी भी रहे फिर बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल में रहे अब डीजी खान आर्ट्स काउंसिल में वेरी नाइस बड़ा वर्क किया उनके साथ अभी जो नए आरडी साहब मौजूद हैं चौधरी ताहिर साहब हम्म, ये भी बहुत नाइस आदमी अच्छा काम कर रहे हैं अपने तही कोशिश करते हैं और पिछले दिनों मुझे उनकी एक एफर्ट बड़ी पसंद आई कि उन्होंने चंद लोगों को प्राइवेटली पाबंद किया ठीक भाई आपने जो है वो आर्टिस्टों के लिए राशन का इंतजाम करना है गवर्नमेंट की जानिब से जब भी आएगा लेकिन आपने जरूर करना है ये एक बड़ी अच्छी बात तो गवर्नमेंट ने कुछ दिया कुछ नहीं, गवर्नमेंट की रिलीफ तरफ मिला, से ऐसा कुछ होता है। फंड मिला आप फंड आर्टिस्ट मिल रहे हैं को- सीनियर फनकारों को जो 50 साल से 55 साल से ऊपर है हम्म, उनका हक है ठीक है लेकिन नई जनरेशन का भी हक है हम्म, रोजी रोटी तो सबकी बंद हो गई जी। है अब जिस तरह काम सबका सेहत बंद कार्ड हो जो है वो गया मिनिस्टर साहब सबकी ने बोला। फैमिली है सबका घर है जी जी मिनिस्टर साहब ने बोला था सेहत कार्ड बनाए जा रहे हैं ठीक फॉर्म जमा हुए सारा कुछ हुआ लेकिन वो सेहत कार्ड आज तक आया हम्म, ठीक है तो मेरी बातें थोड़ी सी चुभती भी हैं बड़े लोगों को लेकिन मैं बोल देता हूँ सही हाँ जी रिस्क मिल जाने वाला अल्लाह की तरफ से और हम सब ने लौट कर जाना है बिल्कुल 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 वो दिन जिसका वादा है बेशक वो जो है ना वो हमने देखा बेशक तो ऐसा है कि फनकारों के लिए मैं समझता हूँ ये इंतहाई मासूम सेंसिटिव हमारा इदारा है सिंगर इत्तेहाद फिल्म फैकल्टी है हम्म, इसमें जो मेरे लोग हैं मतलब वारिस भाई है फरियाद भाई है रजी भाई बहुत से लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं फनकारों के और भी बहुत से इदारे हैं तो स्पेशली मैं एसोसिएशन में रहा उन्होंने भी बड़ा अपने वक्त में काम किया अभी मजीद कर रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आर्टिस्टों के लिए एक बाकायदा एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी जो है साउंड ऑर्डिनेंस की आड़ में हमारे फनकारों को बड़ी परेशानी मैंने उसके लिए पिटीशन लड़ी हैं लाहौर बेंच में बनाम आई जी साहब पंजाब मुल्तान में तो भी कुछ petition कामयाबी हुई जी बिल्कुल हुई different उनके और मैं समझता हूँ इसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया जबरदस्त देखे ना जहाँ करप्शन हो रही थी वायलेशन हो रही थी वहां अगर लोग पकड़े जाते हैं तो वो अपनी गलती से पकड़े जाते हैं ठीक वो स्टेट लॉ के खिलाफ हम्म, लेकिन जहाँ पर एक मतलब कोई ऐसा होता है कि फनकार थोड़ा सा बेगुनाह होता है तो पुलिस बड़ी बड़ी मोहब्बत का सबूत देती है लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं लेकिन नहीं मैं समझता हूँ कि मेरे यानी ये इदारे को बनाए हुए 6, 7, 8 साल हो गए इसमें मेरा तकरीबन पुलिस से ही रब्ता रहता है हम्म, यानी अक्सर आर्टिस्ट रातों को पकड़े जाते हैं परफॉर्मेंस के दौरान साउंड ऑर्डिनेंस की मद में भाई जाहिर बात है जब वो तमाम लोगों पर लागू है तो फनकार में भी लागू है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसा होता है कि उसमें फनकार का कसूर नहीं होता हम्म, फनकार एक मजदूर होता है वो चाहे प्लॉट कब्जे का है वो किराए का है किसी का जाती है
वो मजदूर ने जाके उस पर दीवार बनानी है। अच्छा सैयद कामरान साहब, मैं जनूबी पंजाब के आर्टिस्ट की बात करती हूँ, यहाँ के सिंगर की बात करती हूँ, मैं बड़े शहरों की बात नहीं करती। वहाँ उनको मौके मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से नाम बन जाता है, कहीं ना कहीं काम भी मिल जाता है। तो जनूबी पंजाब की जब हम बात करते हैं, एक पसमानदा इलाके की जब हम बात कर रहे हैं, गुर्बत यहाँ बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के आर्टिस्ट को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कैसे सर्वाइव करते हैं? और वो भी वो दिहाड़ीदार वाला हिसाब बनता है, काम मिलता है तो आता है, नहीं तो नहीं है, कोई खास मतलब इनकम नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे तो कैसे ये लोग सर्वाइव करते हैं, सब जानेंगे आफ्टर अ शॉर्ट स्टे विद अस। इसमें ये वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी बात हो रही थी सैयद कामरान हैदर से और जान रहे थे कि आर्टिस्ट जो हजरात हैं, जो अदाकार लोग हैं, उनके मसाइल क्या क्या हैं, उसमें ऐसा है, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। जी सर्वाइव तो क्या करना है, बस बेचारी जिंदगी ज़ाया हो गई है। ये एक मोनोपोली, एक गेम है। बिल्कुल लाहौर जो है वो मरकज है आर्ट के हवाले से, थिएटर लाइन, बिल्कुल। टीवी और कराची में भी। अब मसला क्या है कि यहाँ से जो फनकार, मैं अपनी बात पर्सनली करूंगा, कभी मतलब मेरा टाइम था तो उस वक्त मैं लाहौर गया, मैंने बड़ी, लेकिन वहाँ लोग फनकार को काम नहीं मिलता। ठीक एक खास मेजॉरिटी है, एक मोनोपोली है जिसने कब्जा किया हुआ है। ठीक। वही लोग टीवी चैनल्स पे, वही लोग थिएटर में हैं, वही लोग जो हमारी यानी पजी टूटी फिल्म इंडस्ट्री है उसके बीच में। नई जो नस्ल है, नई जनरेशन, चाहे उसमें सिंगर्स हैं, चाहे उसमें डांस परफॉर्मर्स हैं, चाहे उसमें एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन एक बंदा 40 साल ही एक सीट पर बैठा रहे तो नया बंदा कैसे आएगा? ठीक। दुनिया के हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट का निजाम है, हमारे यहाँ पास नहीं। आर्ट के शोबे में कोई रिटायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। संभाला। तो कभी कभी मैं हंस के कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ना इन्होंने 500 देखे ना तो जबरी रिटायर कर दो सलूट मार के, आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी मेहरबानी, किसी और को सही। जब तक यानी कोई सीनियर अदाकार जो है जूनियर को मौका नहीं देते, नहीं, या वो ऐसा ऊपर है कि लाने हमारे में जो पास है मदद वसाइल नहीं नहीं है। देते। बिल्कुल। अब एक थिएटर है उसमें 10 अफराद की जगह तो 10 ही काम करेंगे। ठीक है, फिक्स हो गए ये अच्छा, लोग। वो लाइव शो है, उसमें मुस्तनद लोगों की जरूरत होती है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि उसमें थोड़े से वसाइल पैदा कीजिए। प्रोड्यूसर हजरात है, जाहिर बात है वो फनकार के लिए एक जरिया बनते हैं उसकी रोजी रोटी का, वैसे तो अल्लाह की जात है, लेकिन दुनिया का एक निज़ाम है। प्रोड्यूसर बड़ी कोशिश, हमारे फनकार कई तंज करते हैं यार प्रोड्यूसर ऐसे हैं वैसे हैं, उसके भी बड़े मसाइल हैं। देखो ना, उसने पब्लिसिटी बनवानी है, स्क्रिप्ट जमा करवाना है, सेंसर करवानी है, आर्टिस्ट को पेमेंट करनी है, सारे मामलात को देखना है। स्क्रिप्ट चल रहा है, स्क्रिप्ट कहीं नजर आता है। नहीं, स्क्रिप्ट कमर्शियल हो गए थिएटर तो स्क्रिप्ट तो कहीं गायब हो गया, फिल्मबदी हो गया, जो जुद्दतबाजी है, कहाँ है स्क्रिप्ट? जुगतें करने वाला एक खास माफिया आ गया ना मेरी पास। बिल्कुल। स्क्रिप्ट खत्म। ये बात बड़ी बुरी लगेगी, चुभेगी, लेकिन ये हकीकत है। देखिए ना, एक वो गांव में होते थे ना किसी दौर में, वो थप्पड़ मार के किसी चौधरी की शादी है तो उस पर हंसाते हैं लोग। बिल्कुल। तो वो जो माफिया था ना, वो हमारे थिएटर्स में घुस गया। आवाम बड़ी सादला होती है, हमने उसको जिस तरफ लगाना है उन्होंने उसी तरफ लग जाना। बिल्कुल। ठीक है। तो अब भी कई कई जगह पे होता है स्क्रिप्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक ऐसी दर्जा सब पॉलिसी बनानी चाहिए। अब कोई भी आर्टिस्ट आए उसका बाकायदा एक ऑडिशन होना चाहिए, उसका एक इंदराज होना चाहिए, उसके बाद उसकी कोई तरबियत गाह, कोई वर्कशॉप होनी चाहिए जहाँ से वो सीख कर निकले और वो फिर एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे। अच्छा, सीनियर फनकार अक्सर शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि जूनियर जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, और जूनियर है उनको अपनी मतलब शिकायतें हैं उनको सीनियर से कि ये हमें जगह नहीं देते, हमें स्पेस नहीं देते, हम आगे कैसे आए, तो तनकीद बहुत की जाती है। ये सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट की। मैडम, मैं भी अब उम्र के उस हिस्से में हूँ। बिल्कुल। मैंने 20-22 साल काम किया, यानी कूलर उठाने से लेकर और डायरेक्टरशिप तक मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से उस्तादों की खिदमत, मेरे उस्ताद मंजूर सिद्धू साहब थे जिनका मैं शागिर्द था थिएटर लाइन में, शेख ताहिर साहब थे जिन्होंने मुझे प्रैक्टिकली किया, बड़ा वर्क रहा, उनकी तबीयत बड़ी तेज थी। ऐसा है कि सीनियर को भी अपनी इज्जत करवानी चाहिए। लेकिन एक बंदे का पेट खाली हो तो वो काफिर हो जाता है जी, अपने दीन से फिर जाता है। वाज़ह बात है, अगर भूख हो, उसके पास वो मेहनत कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है और उसके पास कोई जरिया नहीं है, तो वो फिर किसकी इज्जत करेगा? उसके लिए उसके बच्चे, उसका घर, उसकी फैमिली सबसे पहले। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि एक ही रोल जब बार बार या एक ही तरह के अफराद जो है वो वही टीवी चैनल्स पे, वही थिएटर में, वही लाइव परफॉर्मेंस में, तो भाई मेरी बात सुने, वो मतलब कोई सीनियर हरफ आखिर तो नहीं है।
جو کہ اب بھی نظر آتا ہے، بہت سارے ہے ہی ایسا، چینلز پہ جو ہے ہے ہی ایسا۔ محسوس ہو گئے ہیں، وہی سٹیج پہ بھی نظر آتے ہیں، وہی آپ کو وہی چینلز سلسلہ پہ نظر ہے آتے میڈم ہیں۔ جی، وہی سلسلہ ہے۔ بالکل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا نہیں کریں کہ ہم کسی دوسرے کو اپنی جگہ، اسلام جو ہے درس دیتا ہے کہ آپ کسی کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ بھائی بندی جو ہے، آپ اگر کوئی مجبور ہے تو اس کو، کوئی ہنر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو سکھائیں، نہ کہ 2 سال اس سے جو ہے نا وہ پانی اچھا، برباد۔ یہ ایک ڈر ہے، یہ خطرہ ہے، میری جگہ نہ لے دوسرا ایمان آرٹسٹ، مجھ سے کمزور ہے، بہتر کام ایمان کر کمزور دکھایا ہے، تو میں کہاں اللہ پر جاؤں گا، یقین میں نے اتنے نہیں، سال ایکسپیرینس ہمارا کیا، اعتقاد نہیں، ایمان میں نے ہمارا۔ دھکے کھائے۔ آرٹسٹ تو ایسے نہیں بنتا نا جا کے، وہ بھی بیچارہ اوپر آنے تک جو ہے، میں کہتی ہوں کسی سیٹ پہ ایک سینیورٹی پر آنے تک بڑے دھکے کھاتا ہے بہت سارے، تو اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کیا؟ نہیں، وہ ایمان کی کمزور ہے۔ ہاں دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ رزق بن جانے باللہ، بالکل میرا پوری زندگی اللہ پر، اس بات پر میرا ایمان بڑا متحد ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے حصے کا جو ہے وہ مجھے ملے گا، دنیا چاہے جو مرضی کر لے، بالکل مجھے اللہ نے دینا، میری نگاہ اللہ پر۔ بالکل، ظہور دریچہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، چیئرمین حزب کسان قومی کونسل پارٹی کی، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ ہم نے کتاب کا سلسلہ شروع کیا ہے، لوگوں کو اس طرف لائے ہیں، راغب کیا ہے کہ فری ٹائم ہے، کچھ کتاب پڑھ لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ذہن بانٹنا بہت ضروری ہے، لوگ ٹینشن میں آ کے اور پینک ہو کے خودکشی کر رہے ہیں، اور جیسے کہ لاہور میں پہلا واقعہ پیش آیا، پہلا ایک شخص جنہوں نے کرونا سے ڈر کے جو ہے خودکشی کی، تو یہ چیز ضروری ہے۔ اور کیا کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ لوگ، کیا کیا کر رہے ہیں اس طرح کی وصیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو؟ جی ظہور دریچہ صاحب۔ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਥੇ ਇਵੇਂ ਬੱਖਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਉੱਥਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਥੇ ਔਰ ਉੱਥਾ ਨੋਇਤ ਥੋੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੇ ਡੀਹ ਤੋਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਲ 6 ਬਾਲ ਹਨ ਉਹਦੇ, ਯੂਨਸ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਡੂ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਥੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮਦਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, इनको नादरा डेटाबेस ते रखा गया और ये ठीक है कि काफ़ी दुरुस्त हो सी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें का डाटे दे विच जिक्र नहीं, वो मकामी तौर पे पता लग सकते, वो भावें एक तो चूँकि बलदियाती निज़ाम कहनी काउंसलर के जरिए पता लग सकते, या वल जेरे इलाके दे विच कोई नंबरदार है, जिवें देहातें दे विच नंबरदार होंदे ने, कोई मकसद है कि वडेरा है, तो उन तरीके ते जरा ना उन्हां दे नाम शामिल थी होने चाहिए, क्योंकि वो तो एक इवें है कि भाई जिवें खुदकार सिस्टम है भी जरा ना आ गया जरा रह गया तो ये नहीं होना चाहिए, तो वो सब को उहदे विच शामिल थी होना चाहिए। बाकी जिवें तुसां फरमाया कि भाई लोगों की तवज्जो जरिए वो असां आखदे से कि तुसां कुछ दुकाना भी खुलना चाहिए, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुलनी चाहिए, क्योंकि असां मुआशी तौर पर जब तक मुआशी सरगर्मियाँ ना शुरू थी सन असां अपने पैरों पर खड़ा ना थी सकसूं, इमदाद नाल के तो नहीं चल सकूं। हुण इमदाद तो यह है कि पूरी दुनिया दे विच करोना आया होया है, पूरी हर मुल्क जरा करोना का शिकार है। एक साडा वड्डा पैसा जरा बाहरों लोग मुलाजमत करें जिन्हां को असां तारकीन वतन रखें वो वापस आ गए और कुछ फसे हुए हैं और सख्त मुश्किल का शिकार हैं, उन्ना हुण साडी मईशत की या साडे खजाने की क्या मदद करनी है, जो वो तो खुद मदद के तलबगार हैं। तो इन्हां हालात दे विच बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ मुआशी सरगर्मियाँ भी शुरू थी होना चाहिए, असां को अपने पैरों पर खड़ा थी होना चाहिए, तो हुकूमत ही पासे ज़रूर तवज्जो करे। जेड़े आखदन कि बिल्कुल सख्ती होवे कर्फ्यू ला दियो, तो असां कहते से कि भाई गाल सिर्फ करोना दी नहीं, जिमें जानलेवा ॿिया बीमारियां भी हैं, भाई कैंसर है, शुगर है, काला यरकान है, मुख्तलिफ हैं, TB हैं, तो मकसद है कि अगर हुनदा भी रोज़ ब रोज़ डाटा सामने आवे तो वो भी खौफनाक है, तो उन्हां को ख़त्म करने वास्ते भी इकदामात बहुत ज़रूरी है। तो ही वास्ते असां कहते से कि लोग जड़न वो अदब वाले पासे आवन, सकाफत वाले पासे आवन। सैयद कामरान हैदर सिंह बहु चंगी गाल की है, वड्डी गाल की है कि देखो तुसां साउंड एक्ट बढ़ाए, साउंड एक्ट बढ़ावन का मकसद मुशर्रफ दौर दे विच बढ़िया, उन वाले वजीर आला ही शहबाज शरीफ, और इंदा सूबाई असैंबली तो बिल भी पास कराया गया,
अच्छा कानून है तो बड़ा है कि इंतहा पसंदी ख़त्म थी वे, अदम बर्दाश्त ख़त्म थी वे, दहशत गर्दी ख़त्म थी वे, बिल्कुल ये है इन में। और ई इंतहा पसंदी को, दहशत गर्दी को या अदम बर्दाश्त को तो सिर्फ अदब ख़त्म कर सकते, कल्चर ख़त्म कर सकते। और जेड़े मकसद वास्ते बढ़ाया गया, जिन्होंने वास्ते बढ़ाया गया, उन्हें मन्या नहीं एक मिनट वास्ते भी। इन्हें आख्या कि भाई जरा स्पीकर है उनके उत्ते एक बे को फिरका वाराना तकरीर न थी सी, एक बे को काफिर ना सो, तुसा एक बे के खिलाफ गाल ना करे सो। ठीक है। अच्छा उन्हें दा मन्या नहीं, यानी मिसयूज ना करे सो। अच्छा हुण जिंदा ताल्लुक नहीं, जिवें शाह साहब आखे कि भाई एक मजदूरी करनगे, वो म्यूजिशियन है या वो सिंगर है, उनको सद्या गए। ठीक है। इंतजाम कहें किते, इंतजाम मेजबान ने किते, जिंदी शादी है या घर है या अच्छा हुण उन्हें क्या किते, उन्हें गरीब को चाहते। ठीक है। सराकी च कहंदे जो भी कावड़ ते कानून इहो जी शय है जो डाढ़े ते चढ़दी नहीं, हीणे तो लांदी नहीं। बिल्कुल सही। भाई तुसा वो काम कर रहे वे, उलट काम किते वे, गलत किते वे, तां सिंगर इतिहाद ही सिलसिले दे विच एक अरसे तो स्ट्रगल करंदा पे। और ऊ सिंगर इतिहाद ने जलूस भी कढे, मकसद है कि कलम भी लिखे और असां भी नाल, क्योंकि एक कॉमन मसला है और ये बिल्कुल ही गलत किया गया। अच्छा हुण भाई तुसा मकसद है कि जरा ना कानून बड़े तो उनके तरमीम भी थी सकती है, हर कम थी सकते। तुसा देखो कि शाह साहब ने आखे कि जरा फनकार है वो कौम का सफीर होंदे, और जरा फनकार है वो सरमाया होंदे। हुण असां फन की दुनिया दे विच देख दूँ, उहदे विच सिंगर या म्यूजिशियन नहीं सिर्फ हूँ दुनिया दे विच तुसा क्राफ्ट बाजार दे विच जुलो, जितने भी सारे हुनरमंद बैठे 100 कोई 150 कहीं 200 मुल्कों तो अवार्ड की बैठे। साडा इतना बड़ा सरमाया लेकिन रोजे को तंग हैं। असां दिल्ली गए से उता वल आगरे गए से, तो आगरे दे विच एडमिनिस्ट्रेटर को मिलो से, उन्हें कहा कि जरा ताज महल है, जरा दुनिया का 8वां अजूबा है कि मुल्तान दे हुनरमंदे बनवाए। और उन्हें कहा कि उन्हें मुल्तान दे हुनरमंदे साडे हिंदी दे विच कहावत शामिल थी, आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सबका पिदर। और ये मुल्तान दे हुनरमंदे की वजह तो देखो कि मुल्तान दे जरे हुनरमंद हन उन्हें केड़े कारनामे सर अंजाम नहीं दिते। ये तो मजीद गुफ्तगू करे सो और जड़े फनकार बरादरी है उन्होंने जड़े मसाइल उते भी डिस्कस करे सो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और बात करेंगे सैयद कामरान साहब से और उनसे जानेंगे क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं और जो है आर्टिस्ट जो है उनके हवाले से भी काम कर रहे हैं, उनके राइट्स के हवाले। तो कोरोना की वबा में जो है क्या कर रहे हैं इस जी मेरा कितना हेल्प आउट कर रहे हैं? रजिस्टर्ड है सोशल वेलफेयर मुल्तान बैतुल माल जो है इधर से रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सोशल वेलफेयर में पंजाब गवर्नमेंट के लिए बैतुल माल में। बल्कि हमने ये कल एक प्रोजेक्ट दिया है कोरोना वायरस के हवाले से, मोहसिन शाह साहब हैं उनको आगाही मुहिम जो है वो स्टार्ट की जा रही है और साथ साथ गरीब अफराद की इमदाद भी की जाएगी। तो 3 माह के हवाले से वो प्रोजेक्ट जो है हमने उनको दिया है अपने इदारे की जानिब से। चेयरमैन साहब हैं हमारे यहाँ, शबीर सुमरा साहब, बड़े पुराने लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। तो ये सिस्टम साथ चलता है। अच्छा मैं बात करूँगा कुछ छोटे छोटे मसाइल पे बात करते हैं। यानी मैं जैसे आ रहा था तो रास्ते में स्टैंड वाले मिले, ये जो गाड़ियों मोटर बाइक के स्टैंड वाले थे, बेचारे बड़े परेशान। और मैंने बोला यार ये मेरी गाड़ी खड़ी कर, कहने लगे जी हम वो इसके ऊपर टोकन नहीं लगाएंगे जी, हुकूमत ने मना कर दिया। अच्छा तो मैंने कहा ये क्या मसला हो, कहने लगे बस जी खुद तो करोड़ों रुपए ले लेते हैं तो 20.5 रुपए इन्होंने चुप रहे होंगे। मैं कहा यार तुम कोई अपील करो, तो क्या अपील करूँ, सही सारे बाल भूखे मरते। अच्छा इसी तरह कई मेरे लोग जो है वो मीडिया में दोस्त हैं, मतलब कई मेरे स्टूडेंट भी रहे सैटेलाइट चैनल्स पे, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ आ रही होगी। बाद का चैनल क्लोज हो जाते हैं तो वो जो एम्प्लॉइज मुलाजमीन जो होते हैं उनकी तनख्वाहें गारत। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो दिन रात मेहनत करते हैं, यानी कैमरे के पीछे खड़े होते हैं या वो एंकर पर्सन होते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो मेहनत करते हैं। इसी तरह हमारा जो इदारा है सिंगर इत्तेहाद, इसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं वो इरशाद खान साहब जंग में, या मुल्तान में शहजाद आसिफ अली गिलानी साहब सुपरस्टार सिंगर है, बड़ा नाम है। मुजफ्फरगढ़ में रियाज साकी साहब हैं,
اور بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں سسٹم کو. سعید بھائی ہیں, بے پناہ لوگ ہیں. میڈم کوثر جاپانی صاحب یہاں سینئر سنگر ہیں, نائب صدر ہیں. تو میں کہنا سے ہم لوگ مطلب یہ جو آرڈیننس تھا یہ دہشت گردوں کے لیے فرقہ واریت کے حوالے سے تھا. فنکار بیچارہ جو ہے وہ مفت میں رگڑا, بالکل رگڑا گیا اور رل گیا. اچھا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جی یہ فنکار جو ہے یہ فنکشن کرتے ہیں, اور بھائی دنیا کا کون سا ایسا فنکار, یعنی کہ جو ہے پرائیویٹ فنکشن ہے اس پہ جاتے ہیں تو بیچارے کیا کریں یہاں, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. واقعی یہاں اتنے فنکشن نہیں ارینج ہوتے, اتنے 4 تھیٹر ہیں یا 5 تھیٹر, اس میں 70-80 بندہ ہے, وہ پروڈیوسر کی ہمت ہے, یہ کون سا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اب جہاں 600 بندہ اور ہے وہ کدھر جائے, یہ تو خدا داد صلاحیت ہے. اسی طرح یہ جو دریجہ صاحب جو ایفرٹ کر رہے ہیں سرائے کی پارٹی کے حوالے سے, یہ ہمارا حق ہے. اصل سرائے کی ہے, ساکو فخر ہی گال تھی. بالکل الحمدللہ. میں یعنی میں تو کیا دسا کہ سرائکی نال کیا سلوک تھی. اصل جڑے ویلے اپنے گئے نا اتنا کوئی کاغذات سائن کراون لاہور ہوم ڈپارٹمنٹ چلے وینے ہیں یا مختلف جگہ تے وینے ہیں, تو ساکو بڑی ٹینشن دا سامنا ہو. اتنی بڑی ایک میجورٹی ہے, اور میں سمجھنا یہ بڑی بڑی ایفرٹ ہے کہ اپنے خطے واسطے, اپنے خطے دے لوگوں واسطے آواز بلند کی تھی درجہ صاحب نے. اور میں انہوں کو اسپیشلی سلام پیش کرے سے انہوں کی جماعت کو بھی, انہوں کو بھی, اور ایسا بھی کوشش کریں کہ انہوں دن آلوں. اور بل میں سمجھنا کہ روہی ٹی وی دی بھی بڑی ایفرٹ ہے. بالکل پوری دنیا تے سرائکیاں دی آواز جڑی ہے وہ بذریعہ روہی ٹی وی دی پئی. بالکل بالکل, اور ایک پلیٹ فارم اتھوں دے علاقے دے لوگوں واسطے اور انہاں دے آواز بھرنے اور کوشش کرنے ہے. شاہ صاحب دی گال جی جی ضرور روہی دی گال کیتے نے خواجہ سی فرمایا یہ روہی یار ملاوڑی ہے, یہ روہی یار ملاوڑی ہے, شلا ہووے ہر دم ساوڑی ہے, ون پیسوں لسڑی گاوڑی ہے, جن اپنے سونے سائیں وکنوں, یہ ریت سکھی ہی کہیں وکنوں, ڈھولا لک چھپ باندھی میں وکنوں. تو خواجہ صاحب روہی دا اتنا ذکر کیتے اپنے کلام دے وچ, روہی دے نال اتنی محبت کیتی ہے. روہی وٹھڑی ٹوبھا تار وے, آ مل تو سینگا یار وے, تھے تھلڑے باغ بہار وے, چودھار گل گلزار وے, ڈیں رات مینگ ملہار وے. پورا انہاں دا کلام پڑھو ایک کیفیت ہے. اور انہیں خواجہ صاحب نے وہ بھی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, پینٹ کیتے نا پوری روہی کو. اور واقعی روہی کو اللہ سے اتنا بھی سونا ہے تے رنگ بھی اتنا سونا لے. تے شاہ صاحب جی گال کریں پہ ہیں بھئی فنکار اتنے دے نظر انداز تھیندن, تا بالکل 100% گال صحیح ہے. این واسطے بھی نظر انداز تھیندن کہ اساڈا صوبہ کہنی. شاہ صاحب نے فرمایا بھی کراچی دے فنکاریں دی حوصلہ افزائی تھیندی ہے, لاہور دی تھیندی ہے. ان دی وجہ ہے کہ اتھاں جا صوبائی حکومتاں اور سندھ حکومت تاں کلچر دے اتے ارباں روپے خرچ کریں دی ہے, اور ان دے بہت سارے ادارے جنہاں کو وہ سپانسر کریں دیں. ان دے وچ کلچر دے ادارے, ادبی ادارے بھی ہیں. اچھا ایویں پنجاب اور خاص طور پہ اساں دیکھتے سے کہ پنجاب دے وچ جملے فلم سٹوڈیو بڑے وڈیاں وڈیاں فلماں بنان پہ گیا, تو ان دے نال مقصد ہے کہ پنجابی کلچر کو بھی فروغ ملا, پنجابی زبان کو بھی فروغ ملا, اور پنجابی زبان نے راج کیتا. پشاور دے سینما تے بھی پنجابی فلم لگی کھڑی ہوندی ہے, فلم انڈسٹری تے بھی راج کیتا. اچھا چونکہ ملتان بہت وڈا صوبہ ہے, ہندوستان دا 8واں سب تو وڈا صوبہ ہے, تے رنجیت سنگھ جڑے ٹائم ان تے قبضہ کیتا, ایک کھسیا گیا اور ان کو پنجاب دا حصہ بڑھایا گیا. تو اون ویلے مقصد ہے کہ جرہنا ساڈے واسطے مسئلہ بڑھیا, تو اج ہی واسطے اساں محرومی دا شکار ہے سے, دکھیں دا شکار ہے سے. تو ساکوں خوشی تھی پی ہے کہ اللہ سے روہی کو آباد کیتے, روہی کو شاد کیتے. اچھا ایک گال جڑی گال تھی پئی بڑی خوبصورت گال کی ہے کہ جڑا نا پنجابی کو بڑا پروموٹ کیتا گیا پنجاب وچ, اور جڑا ہے اگر اسا گال کرنے ہے اردو تے یقیناً ساری جڑی ہے قومی زبان ہے حوالہ پشتو زبان کو بڑا پروموٹ کیتے سرے جی جی وہ بالکل ایسا کہاں وہی گال آوندی ہے کہ انہاں دے اپنے صوبے بالکل انہاں دے کہ تساں دیکھو کہ وہ وافر بجٹ دینن. ہن پشتو کو فروغ ملے, سندھی کو فروغ ملے, پنجابی کو فروغ ملے, اور بلوچی کو فروغ ملے. تساں دیکھو کہ جڑے ٹائم اتھاں بلان ٹی وی بڑھیا تاں اتھاں دی بلوچستان حکومت نے مطالبہ کیتا کہ ان دے
24 घंटे जरा प्रोग्राम नशर थी सन वो बलोची थी सन। बिल्कुल असां यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या जब मुल्तान बढ़दा पे टीवी स्टेशन असां क्या इंदा हिंदा भी तुसां वही असूल मुरतब करो मुल्तान टीवी दे जिमें बुलान टीवी देन और इत्थों भी जरे प्रोग्राम थी वन उस रैकी दे विच नशर थी वन। अच्छा असां ख्वाजा रिजवान आलम को आख्या लेकिन वो सारी गाल ना पुजेगी और मैं यो कहना कि भाई थोड़ा जब इक़्तिदार है चलो तुस आख दो भाई असां सूबा ना बढ़ा सकते हैं लेकिन जेरे काम कर सकते हवे वो तो तुसां करो जेरे मुमकिन हन वो भी नहीं कितेगे। तो अज मकसद है कि सागो खुशी थी पी है सारे स्टूडियो दे विच सही जमशेद दस्ती सिंह तशरीफ गिना और आप दे आमद को वेलकम भी कहते से अगला प्रोग्राम हुना कुन सुनसो ये वो लोग हैं जरे हर वक्त आवाज बुलंद करें एक्टिव लोग हैं सारे कितने दी आवाज है। और तुसा देखो जमशेद दस्ती साहब दा आज भी बयान छपया पे कि भाई तुसा जरे मुजफ्फरगढ़ दे अरकान असम्बलियन नवाबजादन अच्छा जगीरदारन तुसा किथा तुसा अंदर थी तो बैरी है बिल्कुल भी लोगों की संभाल कौन लहे से और ये सिर्फ गाल मुजफ्फरगढ़ दी नहीं सारे सराकिस्तान दिए सारे पाकिस्तान दिए और हर जहाँ ते इहो कुछ थींदा पे जब तक असां गरीब दी गाल न करे सूं मजदूर दी गाल न करे सूं वतन दी गाल न करे सूं वसेब दी गाल न करे सूं तब तक वक्त तक मसले हल नहीं थींदे। बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन के आए बहुत अच्छा लगा जनाब ज़हूर दरीचा साहब नालहान साहब तरह बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन के सईद कामरान हैदर तरह बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन के बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर वक्फे के बाद वापस आएंगे हमारे साथ होंगे और बहुत सारे गेस्ट। वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर और जनाब कुछ टेंशन मुझे भी हो गई मैं भी जो है मोटी हो गई और मुझे कहा जा रहा था मैडम आप ना थोड़ी हेल्दी नज़र आ रही हैं तो वाकई मोटी लग रही हूँ मैं वाकई टेंशन में आ गई। तो खाना पीना तो वाकई आजकल भूख बहुत लगती है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ और ये जो शमा कुकिंग यानी बनास्पति का जो किचन सजता है तो आपको बता दूँ कि रोज़ जो है डबल नाश्ता टाइप हो जाता है। सुबह खाकर आते हैं और फिर जो है 12 बजे जो ब्रंच है वो भी कर लेते हैं तो फिर शायद जो है थोड़ी सी हेल्दी हो रही है मुझे टेंशन हो गई है तो अब मैं डाइटिंग शुरू कर रही हूँ फिक्र ना करें कल से जो है डाइटिंग करूँगी। अच्छा जी गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं उनसे बात करते हैं और बहुत ही दबंग जो है हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं और उनका एक अपना अंदाज है और उनका अपना एक स्टाइल है। जनाब हमारे साथ है जमशेद दस्ती साहब जो कि चेयरमैन है अवामी राज पार्टी के इनको वेलकम कहेंगे खुश आमदीद। क्या हाल है जमशेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक ठाक है जबरदस्त शुक्र है अल्लाह दा एहसान है बहुत करम है ठीक है बड़ा जनाब जी आते ना दबंग लोगों में रहनुमा में तोड़ा भी ना आते थे खिदमतगार हैं वर्कर हैं छोटे जे मजदूर लोग हैं और ये लोगों की मुहब्बत है जेड़ा सबको दबंग शबंग दा लकब दी रहा बस शर्त संदा खिदमत ही असल चीज तो खिदमत है ना नौकरी है ताबेदारी है बिल्कुल अल्लाह ताला इंदे च इज्जत रहंदे कि जितना तुसा इंसान की खिदमत करे सो अपना तकब्बुर को मार के टूसो अल्लाह ताला उतना इज्जत होते क्योंकि सारे आज भी रोजे में है ये भी मैं बता दूं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वजह एक तो मैंने अभी शादी नहीं की यही तो मैं पूछ रही शादी नहीं की तो फिर इसलिए रोजे रखता हूँ कि चलो बंदा कुछ ईमान में रह जाता है ना और इंसान के नजदीक पर शैतान नहीं आता तो ख्वाहिश भी है कि अब इंशाल्लाह नियत कर रहा हूँ कि शादी हो जाए इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह उम्मीद अब काफी है जनाब आपकी भी शादी हो जाए आपकी भी शादी हो जाए और हमारे साथ मजहर जवेद साहब हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं इनको हम वेलकम कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मेहरबानी आपकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा बातें सुन रहे हैं तो तबीयत का हादसा है कैसी? ठीक है एहतियात कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? मौसम चेंज हो रहा है आजकल और आपको पता है कल से फिर मौसम जो है चेंज हो गया फिर बारिश का एक सिलसिला शुरू हो गया। हाँ मुल्तान में तो यही बदलता मौसम इसी को कहते हैं ना है ना। बदलते लोग कैसे होते हैं ये बताएं? बदलते लोग भी बदल जाते हैं जमशेद दस्ती की तरह होते हैं जो हर बात पे स्टैंड ले लेते हैं। हाँ लेकिन ये बदलते नहीं है ये अपनी आदत से नहीं बदलते नहीं असल में ये मजदूरों से ताल्लुक रखते हैं ना बेसिकली। तो ऐसे सियासतदानों की जरूरत है हमें जो इस तरह के सियासतदान हों जो कहें जो बात कहें मनवाएं
बड़े दबंग, वो आप एक लफ्ज कह रही थी, बड़े दबंग किस्म के, पता नहीं आपको कैसे पता चल जाता है कि इनके काम देखते रहते हैं, हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होए जा रही हैं, की जा रही हैं, उसके बाद जो है गिरफ्तारियां होती हैं, और क्या ये अब हैबिट बन गई है। ये कुछ बताइए क्या है चक्कर, क्या चलता है? गुजारिश है बेबी कि ये मुल्क जो है ना डंडे के जोर पे चलाया जा रहा है। अब ये मुल्क 73 साल हो गए, अब डंडे के जोर पे नहीं चल सकता। दुनिया में देखें ताकत, राज्य ब्रिटानिया को देखें, आखिर वो एक कोने पे जा बैठे। जर्मन आए, नाजी आए, उनके बाद रशियन आया, अब रूस ने उसके वो भी टुकड़े हो गया। अमेरिका जैसा जो अपने आप को बड़ी ताकत कहते हैं, अब अफगानिस्तान में रुसवा होके गए। पाकिस्तान में भी एक डंडा है। अब इस हालत में हम पहुंच गए, जगीरदार के पास डंडा है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के पास डंडा है, पुलिस का निज़ाम है, वहां तक जो इदारे हैं, ये एक बहुत शर्मनाक किरदार। हम आम लोग हैं, हमने कहा कि डंडे के जोर पर ना चलो, इसको जमहूरी मुल्क है, ये बड़ी कुर्बानियों से बना। फिर देखो कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं, लाखों गरीब मजदूर ज़िबा, हमारी माएँ, हमारी बहनें, बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, एक वैध रियासत है जो इस्लामी रियासत, इस्लाम पे कायम हुई, कोई उसमें और बात नहीं। अब वो बदमाफिया आ गया, जो ये अंग्रेज के गुलाम थे, सरदार थे, वडेरे कब्जा कर लिया, वही थाना कल्चर, वही ब्यूरोक्रेसी का निजाम। आज भी डिप्टी कमिश्नर डीसी बैठा है, वो किसी को मिलना नहीं चाहता, वही आज एसपी बैठा है, वही बाकी शोभा जात है। तो इसके लिए हमने एक आवाज उठाई। आम बंदा जो है नहीं पहुंच पाता, अपनी आवाज जो है उसकी बेचारे की कहीं दब जाती है, उसकी जो मसले वहीं रह जाते हैं। अब लाशें गिर रही हैं, हर तरफ मसाइल है, मसाइल है, गरीब मुल्क फंस गया। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, सिर्फ इसमें तर्ज सियासत, एक वो लोग आए, एक माफिया आ गया, फिर एक ताकत आ गई, डंडे पे इनको मारो चलाओ। सियासत किसे कहते हैं आज? ये तो बयान, हाँ, ये बड़ा बड़ी काउंट करती है। ये जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं, सियासत वो है, आपस में तनकीद है, आपस में क्या है? हाँ जी, बड़ा आपने एक अहम सवाल किया, और अल्लाह करे कि हमारे लोग भी ये बात समझ रहे हैं। सबसे जो मैं कहता हूँ कि हमारे जो हम पूरी इंसानियत की और फिर मुसलमानों की सबसे जो बड़ी अजीम हस्ती है नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने हमें एक खूबसूरत निज़ाम दी, खूबसूरत निज़ाम दिया। आपकी जितनी जद्दोजहद तकलीफें देखें, और आपने ही सियासत की। सियासत एक खिदमत है, सियासत कि आपने लोगों के मसाइल हल करने, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं रखना, हुक्म है। और स्टेट जो सियासतदान है, हुक्मरान है, उसकी जिम्मेदारी है कि अदना से अदना बंदा है, आपने उस तक पहुंचना, उसका मसला हल करना है। और एक खिदमत का नाम है। मगर हमने एक लबादत, जब तक इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन है, कोई कारोबार नहीं था, कोई उनके, बल्कि आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने तो कपड़े बेचने जा रहे थे। तो कहा कि मैं खाऊंगा कहाँ से? मैंने कहा जी हम फिर फैसला करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आम मजदूर की जो तनख्वाह थी बराबर। देखो ना, इतना फिर उनकी पूरी जिंदगी जो है ना, वो जमीन पे बैठे, उन्होंने चरावे थे, अपने जाती कारोबार, अपने बिजनेस, कुछ नहीं। जब सियासत में आते तो हर चीज खत्म। अच्छा, अभी बड़ी देखो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिर-उज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला का राब्ता हवाई पहुंच जाती, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते, हर मामला जो चीज़ी वो एक राब्ता चल रहा होता। उसके बाद तमाम अंबिया कराम चरावे थे, बकरियां ले जाते, जमीन पे पेट पे पत्थर बांधे, पूरी जिंदगी अंबिया कराम की गरीबों, फकीरों, मस्किनों, यतीमों में खिदमत में गुजरी। कोई दौलत नहीं थी, कोई उनके पास माल नहीं था, कोई वो नहीं था। जब मतलब आप देखिए जिनके लिए दुनिया कैनात बनाई गई, सजाई गई, तो खजूरों पे गुजारा। ये भी एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 माह चूल्हा नहीं जलता था, खजूरों पे गुजारा होता था। और एक हमें एक सिस्टम थी, जब तक मुसलमानों में ये निज़ाम, हमारे सही खुलफाए राशिदीन है, उसके बाद सही खलीफे आए तो हम थे। जब एक मुसलमानियत के रूप में कब्जा ग्रुप आया, एक माफी आया, और वो आके जालिम किस्म के लोग आए, तो हम जलील होते गए, हम रुसवा होते गए, फंसते गए। आज पूरी दुनिया पे देखें, तेल मुसलमानों के पास है, गैस है, सोना है, सोने के पहाड़ है, मगर हम गुलामी की जिंदगी गुजारें, जलालत की। कश्मीर में आग लगी हुई है, हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, शाम में देखें,
افغانستان کی صورت، فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہر طرح کا جو ہے نا یہ پھنستے گئے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان ہو کے سبق کو، ان کی زندگی کو چھوڑا اور ذلیل و رسوا ہو گئے. بالکل. جمشید صاحب آپ سے زیادہ چاہوں گی بہت، کیونکہ میری پہلی ملاقات ہے آپ سے، بہت کچھ میں بھی جاننا چاہتی ہوں آپ کے حوالے سے، آپ کی لائف کے حوالے سے. تو سیاست میں آپ نے قدم کیسے رکھا یہ جاننا چاہوں گی. اور آپ تو ہمیشہ جو ہے کسی مزدور کی آواز بنے، غریب کی آواز بنے، جبکہ دوسرے جو سیاستدان آتے ہیں پہلے تو بنتے ہیں آواز، اس کے بعد جو ہے صرف اپنی آواز ان کی رہ جاتی ہے، باقی غریب کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے. تو ابھی تک یہ چیز کیسے قائم اور دائم ہے؟ دیکھیں، میں بلکہ مدر جوید صاحب ہمارے ملتان کے، بلکہ ہمارے پورے سریکی وسیب کے ایک سینئر صحافی بھی ہیں، ان کی محبت ہے اور کافی کچھ ہم نے ان سے بھی سیکھا. میں ایک بیلدار ایک ہاری کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب جو ہے نا مظفر گڑھ شہر سے تقریباً ہمارا گاؤں ہے خواجہ فرید کالونی، کچھ 6-7 کلومیٹر دیہات میں. تو میں کچے گھر سے نکلا ہوں. میں روکھی سوکھی روٹی پہ گزارا کر کے پیدل چل کے ہم نے اپنی کچھ چھوٹی موٹی تعلیم مکمل کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوچ دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑا طاقت، بڑی جو بھی بات تھے، ہم اسکول آئے پھر کالج تک آئے، تو یہ بڑی چیز کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ بڑی کیا ہے؟ جب ان کا میں نے کھوج لگایا تو پتہ چلا یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو اس خطے کے دشمن ہیں، مگر ایک طاقت کے زور پہ جو ہے نا لوگوں کو غلام بنائے ہوئے، تھانے کے ذریعے مقدمات کرائے، چور ڈاکو رکھے ہوئے ہیں. کوئی اس علاقے میں بے روزگاری پیدا، ہیلتھ، ایجوکیشن، سب پہ جو ہے نا ان کا قبضہ ہے. چند گھرانے ہیں اور وہ ایک نسل در نسل آئے ہیں اور ان کی اپنی اولاد باہر میں تعلیم ہے اور باہر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک سوچ دی اور میں کہتا ہوں کہ ایک ایمانی قوت تھی. میں نے کہا کہ نہیں، ہم ان نظام کو نہیں مانتے. تو کوئی پیسہ نہیں تھا. میں آپ حقیقت بتا رہا ہوں. انڈے جو ہے نا، بلکہ میں یہ بھی بتاؤں، کبھی مرغی کا انڈا، کبھی بطخ کا انڈا بیچ کے میں 8 آنے 12 آنے اسکول کی فیس ادا کی ہے. واپس گھر گئے، روکھی روٹی پہ نمک ڈالا، اپنا گزارا کیا. یا راستے میں ہم نے کہیں وہ چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے کوئی چیز مل جاتی تھی تو یہ ایک، پھر ایک بکرا پالا، اس سال میں کتابیں خریدا تھا. تو ایک سادہ، اور آپ دیکھیں ہماری سریکی میں چاول بھی نہیں تھے اس میں گھتا، بھات بنے دیہات سے ایسا، اور بھات بنا کے لسی سٹ کے، ہاں وہ ایک طریقہ جو ہے ہمارا ایک کلچر. تو ہم اس کلچر سے نکل کے الحمدللہ میں نے ایک آواز اٹھائی، اللہ نے مجھے توفیق دی. آج میں فخر سے کہتا ہوں جہاں جمشید دستی کا نام آتا ہے وہاں جوتے پالش والے کا نام آتا ہے، ایک ریڑھی والا، ایک ہاری کا نام آتا ہے. آج بڑے بڑے ایوانوں میں چاہے ہمارا نام جس لفظ سے بھی اس حوالے سے لیں، سردار، وڈیرے، نواب، تو چیلنج کیا. اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں نے کوئی ایم پی کوئی اقتدار کے اصول کے، میں نے کہا کہ ایک ظالم نظام ہے، کیوں نہ کھڑے ہو جاؤ. ہر غریبوں کو انہوں نے پورے علاقے کو سیاست جو ہے وراثت سے نہیں ملی، وراثت سے نہیں ملی. میں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں، خود ہی محنت کی. میں آپ کو اپنے گھر کی صورت ہے، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ سوچ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کہ لوگ آئیں خدمت کے جذبے سے. ہم نے آخرت پہ، جس شخص کو آخرت پہ یقین ہے، بھی دیکھیں وہ کبھی دنیا کی ہوس میں نہیں پڑے گا. بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم باتیں تو بڑی کرتے، عمل کچھ نہیں. آج بھی اس ملک کو، سب سے زیادہ اس ملک کو پڑھے لکھے لوگوں نے نقصان پہنچا، اور اعلیٰ ترین یافتہ. آپ دیکھیں بیوروکریٹ ہے، سی ایس ایس کا امتحان لے کے آتے ہیں. کسی غریب کو کوئی سیکٹری، کوئی ڈی سی، کوئی ایک میں 100,000 میں کوئی ایک دو ہم ہائی آفیسر ہوں گے، کوئی پولیس میں آفیسر ہوں گے، باقی ان سے ان کو ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم نے چلنا ہے. سیاستدان اندھے ہیں، وہ ان کے ذریعے کام کرتے ہیں. سب سے پاکستان کو نقصان ان پڑھے لکھی اعلیٰ تعلیم یافتوں نے پہنچا. اس وقت جو ملک پھنسا ہوا ہے گھمیر حالات میں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ. اب کسی چھوٹے سے پڑھے لکھے کو یہ ملک دے دیں اور یہ ملک غریب کو بچا سکتا ہے. جو ایک چھابڑی والا ہوگا، مزدور ہوگا، ایک جھونپڑی میں بیٹھ کے پاکستان کو بچا سکتے. اس کے لیے میں نے پاکستان عوامی راج کی بنیاد رکھی، ایک جھاڑو نشان لیا جس میں عاجزی ہے، جو تکبر سے پاک ہے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ نے مسجد نبوی میں جھاڑو اٹھایا، جھاڑو دیا اور جھاڑو کی شان بڑھائی اور غریب کی شان بڑھائی. اس لیے میں اس آیا، اللہ کرے یہ سوئی قوم جاگ جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان تو میرا ایمان ہے قیامت تک قائم رہے گا، انشاءاللہ قائم رہے گا، اور یہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے. مگر اس ملک کو اب کسی عام آدمی کی ضرورت ہے. لیڈر بنتے نہیں ہیں. ایک میں بڑی ایک مختصر لیڈر بنائے جا رہے ہیں. وہاں اسلام آباد سے لیڈر بناتے ہیں یا لاہور میں ایک مشین لگی ہوئی ہے. لیڈر تو پیدا ہوتے ہیں، لیڈر تو گلی محلے سے آتے ہیں. یہ غربت دیکھی، تکلیفیں دیکھی، وہ آ کے ملک کو چلاتے ہیں، قوم ترقی کرتے ہیں. پاکستان میں جب سے بناوٹی فراڈی جمہوریت کے نام پہ ایک ڈاکو راج آیا،
آج ملک جو ہے نا پھنسا ہوا ہے اور قوم بیچاری غربت کی چکی میں ہے، مسائل زدہ اس لیے مسائل. بالکل. اس سے مزید بات کرتے ہیں، مدد جاوید صاحب ان کو بھی شامل کرتے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کورونا کی وبا آئی، سینئر صحافی جو ہے اور وہ صحافی جو رپورٹر میں بات کرتی ہوں بیچارے جو ہے ان کی تو نام ہی نہیں ہے، فرنٹ لائن پہ بھی کام یہ بھی لوگ کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے رپورٹنگ دیتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو ان کے تحفظات جو ہے یہ کیری بنانے ضروری ہے. حکومت نے کچھ اس پر بھی عمل کیا یا نہیں، کچھ نظر آتا ہے یا نہیں؟ فرنٹ لائن پہ یہ لوگ بھی نظر آتے ہیں. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طبقہ ہے جسے بالکل جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو نظر انداز کیا جاتا ہے. بالکل. میں کل جمشید دستی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے صحافیوں کی قربانیوں کا بڑا ذکر کیا ہے. اور لیکن ہمارے سیاستدان ہوں یا دیگر لوگ ہوں، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر اگرچہ بیوروکریسی میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کورونا کے لیے فرنٹ لائن پہ آ کے بات کی ہے، لڑے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں، مطلب میں خاص طور پہ روہی کا شکر گزار ہوں ٹیم کا، اور میں رضا ملک کا اور جنید کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ انہوں نے بالکل رات دن ایک کر کے اپنی کیمرہ مین ٹیموں کے ساتھ، اور ہم خود بھی وہاں بلکہ ہم تو کچھ عرصے کے بعد گھبرا گئے تھے. ہم نے کہا بھئی اب ہم تو گھر بیٹھ کے بھی رپورٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ایک کیمرہ مین جو ہے وہ نہیں کر سکتا گھر بیٹھ کے کام، اسے تو موقع پہ جانا ہے. اب اس کے پاس اپنے پاس ماسک نہیں ہے، اس کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے، اس کے پاس پورا ڈریس نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے تو کوئی مہیا نہیں کیا. اداروں نے مہیا کیا یا ہم نے اپنے طور پہ اپنی حفاظت خود کی ہے. اب دیکھیں کہ جمشید بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کورونا نہیں ہے، لایا گیا ہے یا پھیلایا گیا ہے. اب نشتر کے ڈاکٹرز کے پاس سہولتیں نہیں تھیں تو بیچارے صحافی کہاں سے سہولتیں لاتے؟ وہ ڈاکٹر جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے، جو براہ راست مریض کو اس کی ڈوز دے رہے ہیں، اس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج کے اس فورم پہ پیرامیڈیکل سٹاف کو، جو آپ کو پتا ہے کہ کورونا کا جو مریض ہے اس کا ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے. اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک نالی گزاری جاتی ہے، ایک ناک میں نالی گزاری جاتی ہے، اتنا اذیت ہوتی ہے اس کو. اور جتنے لوگ یہاں افیکٹ ہو کے آئے یا نہیں تھے افیکٹ تھے، سب کے ٹیسٹ ہوئے تو 3-4 مرتبہ ان کو ان پروسیس سے گزارا گیا. اور ایک بندے کو ایک بندہ اکیلا کب تک رہ سکتا ہے، کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ لیکن وہ مجبوری تھی، لوگوں نے بھی قربانی دی ہے. اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک پاکستان بارڈر پہ لوگ 14 دن رہے، 20 دن یہاں لیبر کمپلیکس میں رہے. اسی طرح ایک تبلیغی مرکز ہے اس میں لوگ رہ رہے ہیں. جہاں جہاں جس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی شبہ ہے تو اس کو وہاں رکھا جا رہا ہے. لیکن صحافیوں نے مسلسل جدوجہد کی ہے، میڈیا کے دوستوں نے، اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. ایک اس موقع پہ میں ضروری بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک انفارمیشن کا محکمہ ہے، محکمہ تعلقات ہیں، وہ بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں. بالکل انہوں نے بھی اسی محاذ پہ لڑا، اسی طرح لڑا ہے. تو وہ بھی بیچارے بس ہماری طرح ایک آدھ ماسک لگا کے یا سینیٹائزر استعمال کرتے حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں کی بھی میں ضرور بات کروں گی کہ جن اداروں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ادارے کیا کر رہے ہیں، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. دیکھیے اداروں کی، میں تو اداروں کی بات یہ ہے کہ کچھ ادارے تو واقعی خدمت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنی مجبوریاں، اپنے ان کے مسائل ہیں. تو اداروں نے تو اپنے جرنلسٹوں کو، اپنی میڈیا کے دوستوں کو یہاں تک سہولت دی ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ بے شک آفس میں بیٹھ کے، گھر بیٹھ کے اپنی رپورٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن بات میں اس کیمرہ مین کی کر رہا ہوں جو اپنا کیمرہ اٹھا کے اس نے جب تک فرنٹ لائن پہ نہیں جانا وہ کام نہیں کر سکتا. نہ آپ اپنا اس کا ویژول دکھا سکتے ہیں، نہ ہم پرنٹ میڈیا میں اس کی تصویر چھاپ سکتے ہیں. ہم نے دیکھیں ضابطۂ اخلاق کی ہم نے پابندی کی ہے. ایک نوٹس آیا کہ آپ جو لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں ان کے نام نہ چھاپیں، ان کے نام نشر نہ کریں. آپ بھی پابندی کر رہے ہیں، ہم بھی پابندی کر رہے ہیں. کوئی کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے نام کو چھپانے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ اچھا جائے. لیکن جو لوگ نیگیٹو ہو رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے، ابھی کل ہی ہمارے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے قادرپور راواں سے مطلب یہاں لوگوں کو رخصت کیا ہے. مطلب بہت سارے لوگ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن میں عامر خٹک ڈپٹی کمشنر کو ضرور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم دیکھیں خود ماسک اس وقت تک نہیں پہنا جب تک انہوں نے ہر اس ورکر کو ماسک نہیں پہنا لیا
जब तक जो लोग वहाँ लेबर कम्प्लेक्स में काम कर रहे थे, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे। ठीक। वो जर्नलिस्टों को भी कहते थे कि जी आप भी मास्क पहने, उन्हें आखिर में खुद मास्क पहना, और अब तक वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे इसी तरह का जज्बा बाकी लोगों में भी हो, बाकी ब्यूरोक्रेसी में भी हो, बाकी लोग भी इसी तरह करें। लेकिन मीडिया के लोग दोस्तों का जो किरदार है वो बाहर लायक तहसीन है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी और सियासतदानों को भी इसे रिकग्नाइज करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए कि जिस तरह बाकी लोग इस महाज पे लड़ रहे हैं, जर्नलिस्टों ने भी इसी तरह मुकाबला किया है और कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बात ये करते हैं, बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जाती, छुट्टी दे दी जाती है, बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ, तो कुछ ऐसा सिलसिला जो है अपने तरफ से आप लोगों ने किया, या बहुत सारे लोग ऐसे रिपोर्टर जो है बेचारों की तनख्वाहें कितनी होती हैं अगर हम बात करते हैं, तो कोई मतलब हेल्प आउट के लिए आप लोगों ने इक़दाम बड़ा आपने बड़ा अहम सवाल किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे बड़े बड़े अदारों ने लोगों को जर्नलिस्टों को बेरोजगार किया, बिल्कुल निकाला गया है, और फिर उनके लिए कोई मुतमल्लिक रोजगार नहीं है। पहली बात तो ये कि जर्नलिस्ट जो है जाहिर है वो बेचारा सारी जिंदगी लिखने पढ़ने का काम करता है, और कुछ काम कर कैमरा उठाता है या लिखने पढ़ने का काम करता है, तो या कंप्यूटर पे बैठ के कम से कम कोई डिजाइनिंग करता है, कंपोजिंग करता है। तो ये वो लोग हैं जो सारे टेक्निकल लोग हैं। बिल्कुल। अब मार्केट में इनके लिए जगह नहीं है, वो बेरोजगार हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने दीगर अदारों को सब्सिडी दी है, आप मजदूर समझते हैं, आप 12-12 हज़ार रुपया लोगों को लाइनों में लगा के दे रहे हैं, यही पैसे आप अपने पोस्टल सर्विसेज के जरिए उनके घर पहुंचा सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जर्नलिस्टों को जो खास तौर पे बेरोजगार हुए, वो कोई छोटे अदारे में काम कर रहा है या बड़े अदारे में काम कर रहा है, जो कर रहा है किसी न किसी तरह कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, ये एक अलग इशू है। लेकिन जो बिल्कुल बेचारे घर बैठे हैं, इस पे बात करते हैं, कम से कम गवर्नमेंट जो है जरूर हेल्प आउट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मगर साहब इस पे बात करते हैं, जमशेद साहब इसमें शामिल होंगे, एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो है लोगों को पैसे बांटे गए, वही मजमा वही लगाया गया, वही लड़ाइयाँ नजर आई, कहीं एक खातून की जो थी उनकी डेथ भी हो गई। तो कुछ इसको चेंज लाहिमा अमल को करने की जरूरत है। आपको क्या समझते हैं कि बेज़ाब्तियाँ जो नजर भी आए, तो क्या करना चाहिए? जमशेद साहब आप क्या कहते हैं? इसमें पहली बात तो ये थी कि हुक्मरानों जो हमारा सियासी कल्चर है वो इतना बदनाम हो चुका है कि लोग, सच्ची बात भी हो तो अब लोग इत्मीनान नहीं करते। मीडिया पे कौम को इत्मीनान है। इस हालात में जब इतने मुल्क में पैदा हुए कोरोना की वजह से, तो मीडिया की बातों पे आवाम ने तवज्जो दी और उन पे अमल भी किया। और मीडिया को अगर आप गला दबा दें, इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि कामरियत का दौर है और उनके इश्तिहारात बंद हैं। अगर उनके जब मीडिया मालकान को पैसा नहीं मिलेगा या कोई सच बोलता है तो उनको जेल में डाल दो, उन पर केसेस बना दो, तो इस पे वो कैसे चलेंगे? फिर वो गरीब को, जो गरीब सहाफ़ी है, जो कैमरा मैन है, जो आम रिपोर्टर है, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हुए और बेचारे किसके आगे हाथ फैलाएं। ये एक बहुत बड़ी नालायकी और नाकामी है हुकूमत वक्त की। उसके साथ जो एहसास प्रोग्राम था, अब आपने कोरोना का एक सीरियस इशू है, ठीक है ना, आपने पहले बड़े दावे किए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लिस्टें बना रहे हैं। हमारे सिर्फ जो हमारा सरेकी वसेब है, यहाँ लाखों लोग जो मसलन कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद बाहर काम करते थे। मेरे अपने सिर्फ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जो है ना तो 70,000 मजदूर आया, ट्रांसपोर्टें बंद हो गई, सारा गरीब बंद। उनके लिए इन्होंने लिस्टें बनाई। पहले एक SMS सिलसिला शुरू किया, वो बंद हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्म फिल कराए गए, वो बेकार हो गए। पटवारी, MP, MNA और जो छुपे उनके हवाले के जरिए ये सिलसिला इन्होंने शुरू कराया, वो नाकाम है। फिर एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ। ये था कि आप बदरिया डाक, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि बदरिया डाक आप उनको पैसे देते। जब दुनिया देख रही है कि हमने इकट्ठे नहीं होना, बैठना नहीं है, हमने मास्क पहनना है, हमने ये हिफाजती तदबीर करनी है, उस पर सारी तदबीरें जो है ना वो नाकाम हो गई और खवातीन एक साइड पे हो गई सारी तदबीरें। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपकी मतलब फिर। और हमारे साथ किचन में बिल्कुल शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में फरहान आ चुके हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? जी मैं लगा शुक्र, बिल्कुल। फरहान तो वैसे कब के आ चुके हैं, हमारी बातें खत्म नहीं होती कि हम मुतवज्जो हो जाते, पूछ लेते इनसे। तो तबीयत कैसी है फरहान? खैर वाफियत के साथ हैं आप? तो आज जो है काबली पुलाव जो है बनाना सिखाना था। फरहान ने कल ही बता दिया था कि आयशा, और जब स्टार्ट कर लिया तो मैंने कहा यार मुझे तो बता देते। तो अब बता दो क्या क्या करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं, नाज़रीन को भी बताओ, मेरी सहेलियों को भी बताओ, क्या क्या चीज़ें चाहिए। जी 1 किलो चावल के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ। इसके लिए एक दरमियान साइज का प्याज लेंगे आप,
ठीक है, उसको शमा कुकिंग ऑयल में आप सोते brown करना कर लें। है, जी, ब्राउन सोते करना है, ठीक नहीं, है। बिल्कुल वाइट रहे ताकि इसका ये बेसिकली वाइट होते हैं राइस। उसके बाद फिर आपने इसमें इमली, ठीक है, साबुत गरम मसाला, ठीक है, टमाटर, अदरक और लहसुन इसका पेस्ट बना लें। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसमें नमक और अगर चाहें थोड़ी वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, प्याज को सौते करके आपने वो अदरक लहसुन जो पेस्ट बनाया था टमाटर का वो डाल के अच्छी तरह भून के चिकन ऐड कर देंगे आप उसमें। ठीक है, चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे और फिर आप इसमें चावल डालेंगे जो हम डालने लगे, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा इसकी स्पेशलिटी जो है ज़्यादा काबली पुलाव की, वो इसके नट्स हैं। इसमें आलमंड, कैशू नट्स, काजू वाह और जी ये वाह। किशमिश। यानी किशमिश डालनी है, बादाम डालने हैं, ये चीज़ें जो है मेन चीज़ें जो है यही हैं और इस वजह से जो चेंज बनता है पुलाव। और वैसे भी मैंने कहा था कि फ्राइडे है और मेरे घर भी चावल बनते हैं फ्राइडे कोशिश होती है। वैसे तो पहले हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे तो हो नहीं पाते, चलो घर में जो अच्छा है कुछ बना के खुश हो जाओ आप सब लोग। तो काबली पुलाव जो है बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसमें तो 1 किलो मुर्गी का बताया है फरहान ने। इसके अलावा जो है टमाटर लेने हैं, आलू इमली लेनी है और साथ जो है रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करना फरहान। अच्छा, ग्रीन चिली इस्तेमाल करनी है या नहीं अगर करनी? चाहें तो ग्रीन चिली इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। और गरम मसाला है, लहसुन है, अदरक है और ये पेस्ट इस्तेमाल किया है। किया क्या है कि जो प्याज है उसको सोते किया है थोड़ा सा, यानी कि ब्राउन नहीं करना। अच्छा, डार्क ब्राउन हम अक्सर घरों में करते हैं तो उससे जो है चावलों का रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है। जी, तो वो ब्राउन नहीं राइस कर- कहलाते हैं वो। ठीक तो है, हम टिपिकल हमारा यहाँ मुल्तानी पुलाव है वो ब्राउन राइस कहलाता है। ये ठीक। काबली पुलाव बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक। और एक और स्पेशलिटी मैं आपको हाँ। बताऊं जो काबली पुलाव की होती है, इसमें अपनी गाजर जूलन काट के लंबी तो शूरे में पकाना है आपने। ठीक है, ठीक है, तो इसकी टॉपिंग करेंगे हम। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी भी लगती है इसके ऊपर। ठीक है, और गार्निश के लिए भी इस्तेमाल होगी ठीक गाजर। है। यानी गाजर भी इस्तेमाल करेंगे, गार्निश भी करेंगे और इसको थोड़ा सा शोरबे में भी डालना है ताकि जब वो जो गल रही है, बल्कि चावल डालने के बाद, चावल डाल चुके हैं आप फरहान इस टाइम, क्या जी कर जी, रहे हैं? नहीं ये टॉपिंग पे आएंगे ऊपर। जब आप इसका दम खोलेंगे हम ऊपर से इसको डालेंगे क्योंकि ये ठीक है। ऑलरेडी पकी हुई है, ये बिल्कुल टूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गाजर डली हुई है। ठीक ये ऊपर हमेशा टॉपिंग भी डालती ठीक है, है। ये चावल डाल दिए हम इसमें और इसको दम लगेंगे हम तकरीबन 20 मिनट का। ठीक है, चावल डाल चुके हैं आप जी और जी बिल्कुल, और 20 मिनट लगेंगे और मज़ीद, और फिर उसके बाद दम पे देना है। और बात यह है कि प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो थोड़े चावलों का रंग जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप तैयारी करें, कंटिन्यू रखें, फिर हम जी चखेंगे बिल्कुल। और जंजीर दसी साहब से बात कर पूछती हूँ, शादी तो नहीं की इन्होंने, तो खाना शाना खुद बनाते हैं या घर वाले हेल्प आउट करते हैं, क्या है? कभी अम्मा कहती नहीं कि शादी कर लो, अब बहुत हो गया? वालदा तो वो तकरीबन अब उन्हें दूसरा साल होने वाला है इस दुनिया से चली गई हैं। अल्लाह ने और पिछली जो सारे ज़िंदगी गुजरी है उसके साथ गुजरी और बड़ी यादगार ज़िंदगी है। बड़ी वो देसी खातून है और देसी खाना, सादा खाना बड़ा ज़बरदस्त। आज जो है ना तकरीबन मुझे 2 साल होने जा रहे थे, वो यादें हैं मगर वो खाना मिल नहीं रहा। मैं कभी जाता हूँ घर में भी, भाभी आए और अम्मा वाला टेस्ट मिल नहीं वो रहा, मिल जो रहा। अम्मा का खाना। मैं क्योंकि वो एक अल्लाह वाले लोग थे, नेक अच्छा, लोग सारे थे। की वैसे दे मावा ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਦਾ ਮਾਵਾ ਹਨ ਤੇ सच गल। ਜਿਵੇਂ ਆਪ सच। ਸਾਦਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ यकीन। ਸਾਦਾ ਹੀ ਹਨ ਤੇ देखो जी हुण वो वाले कुरान पढ़ते हैं, नमाज हाँ। पढ़नी, अल्लाह अल्लाह करना और बल खीर डोमना, खिद मक्खण करना, हाँ। वो एक बरकत है। अगर वो बाल कोई झोली पाती बैठन तो उतना ही जिक्र दरूद शरीफ पढ़ जा बैठन तो उहदे च ते अज दी जिहड़ी साडा माहौल आ गए खवातीन जा मैं वो क्योंकि नमाज भी छोड़ गए हुण वल सुई गैस दा वीआईपी कल्चर मुसलत थी बिल्कुल, गए। वो वाले लकड़ियां बलदे पेन उन्हें और सारे जो वल है भेड़ी मावे वास्ते मोटापा भी हुण ज्यादा आंदा वेंदे, उन्हें मसाइल भी ज्यादा हैं, तकलीफ विच ही हैं पिया। तो अज वो जमाना चलिया गया हुण चंद हुण उही ले गए जेड़े पुराने औरतां वजन थियां वो अच्छा अम्मा सही हन अम्मा दे भाजी साजी हाथ पका ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾ ਲਭੇਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਕरेंदे पे आज ये भी साडे प्रोग्राम ਵਿੱਚ इंशाल्लाह ਦੱਸੋ कि लभेंदे वदे हो कोई दुल्हन क्या नहीं ये हकीकतन मैं कुछ दोस्तों ने भी जिम्मे लाया मैं कि कोई मैं सादा जिया कोई कुछ सारे जिम्मे भी लई वदे तो सा रोहित भी जनाब तो बिल्कुल आज रोहित अनाउंस कर सकते तो सा रोहित आए बैठे हैं, ये पैगाम बसे तुम्हें मोहब्बत करें थे। मैं खुद आम आदमी हाँ तो कोई मैं कोई गरीब घर का जो सादा जिया जरा रिश्ता थी वजे सुन्नत है। और मैं क्योंकि पिछली मेरी जिंदगी काफ़ी जेलें हैं, छत कहने हैं, रसोले हैं, क्योंकि बड़े बड़े माफिया को जो मैं चैलेंज किया होया तो केस गुजरे तो देखो कि कहीं ना कहीं कहानी पिछू सारी बनी रही है। बिल्कुल, वो तख्त लाहौर हो तख्त इस्लामाबाद जा इतना सरे की वसीब है जरा तख्त लाहौर दे गुलाम हैं वो सारे पिछू लगे रहने तो लग रही सी कि इंशाल्लाह जल्दी अच्छा, जरा- जमशेद साहब दस्ती से उन्हें जिमें कोई सियासतदान अगर गाल करे तो उनके खिलाफ एक अद्धा केस बन वेंदे। हाँ
दस्ती साहब जड़न शादी की गाल की है ना, इन्हों के खिलाफ एक अद्धा केस बन वेंदे, ई वास्ते लोग डर वेंदे वास्ते ने क्या रिश्ता है, मतलब इतना तो केस ही केस हैं सारे ये जो खौफ है ना लोगों अरे से भी कि पहला कतरा बने है असा है कि असा अगर मुखलिस है वसेब नाल मुल्क नाल तो हुण लोग को हक मिले। इस तरह की वसेब भी बहु पसमानदा है, बाकी भी गरीब इलाके हैं। साड़ी एक आम तबके की जदोजहद एक तबकाती लड़ाई मैं जरूर आखसा कि हुण लोगों को हक दो, जरूरियात दो, उन्हें दी बेहतरी करो, बहु लोगों को मार के देवे, बहु मुल्क को डंडे ते जोर ते चला के देवे। ये इंदे तो आपको पता है तकलीफ है, हक दे रस्ते दुते जेला हथ कने तरीक चाह के देखो, इस्लाम दी तरीक चाह के देखो, उन्दे क्या कुछ कीता मैं। अगर असा इन्हें ई हरकतें को डर वनूं या कंप्रोमाइज कर गिनो तो वल असा समझो कि असा अपनी आखरत दा सौदाकारी ते जालिम को तस्लीम कर गिदे वास्ते ये हरकत हो जन, मगर अल्लाह हौसला देंदे गरीब तबके जे साना दुआवां तो मेरा ईमान है कि फतह हकू है। असा कामयाब थी वैसो असा चाहने सारे सूबा बन वजे तरक्की सूबा देखो सरैकी जरा लड़ाई कितना है गाल है जब बहावलपुर दी गाल थींदी है, मुल्तान दी गाल थींदी है, ते थई आके जड़ी है गाल मुक वेंदी है। मैं गाल करा सरैकी जरा लसानियत दा नाम है, ये तो मैं जरे कुछ सारे अकल दे अंधे लोग हैं गाली करें। सरैकी एक प्यारा ना है, बुजुर्गों की धरती है, मिठा ना है, मिठी बोली है और एक प्यारी बोली है। इंदे विच सरैकी जेड़े बाहर दे लोग हैं, मैं बलोच हाँ, असा बाहरों आए सरैकी ने साकू प्यार कीते, तानल तासुब नहीं कीता, साकू जगह दी थी, वेलकम आए के उन्हें दे जेड़ा सरैकी मौजूद पहले लोग हैं उन्हें सारे बाले को खीर पिलाए, इज्जत दी है। बाल पठान आए अफगानिस्तान चो आए, पख्तून उन्हें इतना उन्हें को प्यार दीते, सदात हैं इतना बुजुर्ग हैं, लोग उन्हें को जमीना दीते हैं, प्यार दीते हैं। जितनी भी सारे एक गद्दी नशीन हैं पीर बदन अल्लाह इन्हें को सलामत रखे। इन्हें पीरें दे जो हजारा मुरब्बे जमीन है ये अरबी चो चाह के तो नहीं है ना, इन्हें को तो इन्हें लोग दीते ना प्यार कीते ना। इवें सारे पंजाबी बोलने वाले भाई हैं, इंडिया पाकिस्तान कट्ठे ई धरती ते हैं, वाल सारे मुहाजर उर्दू भाई हैं, इन्हें लोग प्यार कीते, तासुब नहीं किया। मैं याद है मेरी नानी ते मेरी अपना दसे ने साकू वालदा दसे दी नानी ते डारी ने उन्हें को बाले को खीर पिलाए, बड़ा एक रिश्ता प्यार मोहब्बत की। अच्छा हुण जरा पंजाब भी है, बलूचिस्तान ही बने, सिंधी भी बने, खैबर पख्तूनख्वा दा ना जरा सारा था मैं असैम्बली दे विच हां तो एक सराकी को एक शनाख्त है इंदे नाल आके लोग तासुब पे करें जो कि ज्यादती है। सूबा 11.5 करोड़ आबादी है, दुनिया के सूबे बने, पंजाब की तकसीम है इस तरह के सूबा बनाओ और इन्हें दारुल खिलाफा हर लिहाज नाल मुल्तान है। मैं सेक्रेटरीट जड़ी है वो जड़ा है बनाया वैसे बहावलपुर को और जड़ा है मुल्तान को सूबा कुछ इन तरह दा ही आपस में चलदा पे थे। मजफ्फर जावेद साहब माजर दे नाल क्या आखो सही हवाले नाल देखो गाल है कि जिथे तक सूबे की गाल है मैं समझदा कि बहावलपुर सूबा नहीं बन सकता। उसकी वजह है कि तुहाडा सैनेट का अदारा जड़ा है वो तकाजा करेंदे कि वफाक कट्ठा है, ठीक है। सैनेट के अरकान की तादाद को बनाने वास्ते इलैक्ट करने वास्ते बहावलपुर को उतने अरकान असैम्बली मौजूद कोई नहीं, ये टेक्निकल गाल है। हुण ये अगर कोई तरमीम करके उहदे कोई मामला करन, मैं नहीं समझदा कि क्यों दबाव का शिकार है। मुल्तान सेंट्रल प्लेस है, बिल्कुल मुल्तान को सिर्फ बहावलपुर और डेरा गाजी खान दे अक्सरियत नहीं तस्लीम करेंदी, तो टांक और डीआई खान दे लोग भी तस्लीम करेंदन कि सगो पेशावर की बजाय एयरपोर्ट मौजूद है, ट्रांसपोर्ट मौजूद है, रेलवे मौजूद है, तो सारा कुछ। अच्छा बल जिन्हें राजनपुर तो पहले मुल्तान आके वल बहावलपुर बनने तो वल आधे लाहौर ठीक है, उतना फर्क है। इन वास्ते ये ब्यूरोक्रेसी की चालान सबका दौर के अंदर भी बाकायदा तौर पर कमेटियां बनिया, तजवीज़ पेश थी, लेकिन अमल तना बदना थे। हुण भी सारे सेक्रेटरीट हुण वज़ीर आला साहब आदन के जनाब सारे को ढांचा मौजूद है, इतफाक राय कोई नहीं। दो बड़े शख्सियात हैं जहांगीर तरीन और शाह महमूद, उन्होंने इतफाक किया कि मुल्तान बनाओ, जेडे उन्होंने मुल्तान बनाने की गाल की थी तो उवेले बहावलपुर आ गया मामला विच। जमशेद साहब दी जो है जहांगीर तरीन साहब नाल बड़े कुर्बतां जड़े वधदा पेन थिया, इंदी क्या रीजन है, इंदी क्या वजह है? इंदे भी गुजारिश है कि मेरे नाल मैं उन्हां नाल नजरियाती सियासी इख्तलाफात रखदा, मगर जनाब वसेब दी इज्जत दी गाल है मैं साथ रही। मैं कहीं दा कोई आलाकार भी कोई नहीं, न मेरे को जरूरत है। जहांगीर तरीन साहब के उत्ते जरा अचानक एक चीनी का स्कैंडल बन गए और उनके उत्ते केसेस बनते पैन और FIA छापे मारन शुरू कर दिते और DG वाजिद रियाज साहब ते बाकी उन्हें टीमें जरा अभी सब्सिडी थी गई तो खा गए। ये मैं समझदा ये पूरे सरे की वसेब के नाल ज्यादती है। ये जी सब्सिडी चीनी की मिली है पिछों अरबा रुपए पिछले 15-20 साल कुछ चाहो कौन कौन देंदे कौन, क्योंकि उतना कुछ
जरनेलें दी भी औलाद हैं जिन्हें मिले हैं साबका जरनेल हैं बंदा को सच गाल करनी चाहिए उन्हें कोई हाथ नहीं में तुसा पा सकते ताकते लाहौर बैठन तो ताकतवर तबका है उन्हें को हाथ नहीं में पा सकते जदा भी तुसा मसला बने तुसा सरेकी वसेब को आके बदनाम कीते खराब कीते इन शख्स जरा किसान नाल प्यार मुहब्बत है जे मैं उनको बड़ा जबरदस्त अप्रीशिएट करना मैं पिछले जहाड़ ही मेरे उत्ते केसेस बने मैं खैबर पख्तूनख्वा गया फजल खटक साहब हैं वो इतने कम शम करे ना उन्हें देखो ठेकेदारी करे ना उन्हें बड़ा हाल इतने कि मुहब्बत रखने वाला इंसान है जहांगीर तरीन लोगों नाल प्यार करें दे किसान की खबर घिंदे और लोगों को पैसे घर बन के मिलते हैं और उनके उत्ते कोई नहीं हुण इशू बने हुण उन्हें टारगेट करके दे खुसरो बख्तियार क्योंकि उस सरेकी वसेब है मैं उन्हें क्योंकि वडेरे जगीरदार होवन मेरा उन्हें यकीन लड़ाई रासी जहांगीर तरीन को अगे भी कुर्बानी की गई है इमरान खान को बचाया गया मैं तो उनकी बड़ी कुर्बानी को ना अज मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आखना चाहना कि चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार को क्लियर कर चुका और अंदर खाने को पैगाम भी मिल चुके हैं कि अभी तेरा तो कुछ बढ़ने नहीं उनको इमरान खान को बचाने वास्ते कुर्बानी था इतनी बड़ी कुर्बानी वाल हुण आइए तो सिर्फ जहांगीर तरीन को पकड़ गिनो क्योंकि जी सारा कुछ ये थी गया फलाने ये बहुत बड़ी ज्यादती है ता करके मैं कि सरेकी महंगी रही 2018 में जड़ी है रीजनेबल प्राइस है हुकूमत दा मसला जी बिल्कुल ये उन्हें दा बस 65 फन हुण 80 को उत्ते वध गए थे इंदी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना एक क्यों वधदी पई क्या थी असा ही डिठे कि भाई जहांगीर तरीन को सिर्फ निशाना बना के बाकी बचाया वेंदा भाई ई ज्यादती ऊ वास्ते सारी हमदर्दी है कि जहांगीर तरीन ज्यादती थी पी अगर ये लोग वो बाए के तख्ते लाहौर दे लोग भला सारे लोगों का पीछा करे सन जेड़े कम अज कम कुछ ना कुछ तो गरीब वास्ते वसेब वास्ते किसान वास्ते तक करेंदे पैन इंदो ते असां आवाज़ उठाई और हमेशा मैं सच का साथ दी हमेशा चाहे एडी डिठा कि भाई में मेरा मुखालिफ मेरा सियासी मुखालिफ ही है ये सारी जिम्मेदारी बनती और माजी साडे नाल इस तरह की वसेब नाल थींदा रहे बीती कोई शैनी ने अगर कोई बंदा थोड़ा बहुता कोई काम करेंदा पे तो उको रुसवा कितने बदनाम कितने जिवें जहांगीर तरीन को एक परिप्लान जरा है बदनाम कितना मैं समझता हूँ कि इमरान खान दिन रखी क्योंकि इमरान खान कुछ होते को सोच के नहीं वो अपने मुखलिस दोस्तों को भी फारिग थी गए कुर्बानी वाले को कहीं जिमें ट्रक की पत्ती के पिछों लाया वेंदे उनको जेड़ा आके उनके कान फूका दे जिमें हम आजम खान है उनका कोई सैकटरी है वो बैठे वो ला दीते क्योंकि साजिश तो हमेशा ब्यूरोक्रेसी करेंगे ना ब्यूरोक्रेट ही बन के वो सारा प्लान पढ़ेंदे वो ब्रीफ करेंदे इमरान खान ही सोचे समझा वो जंप मारे कि मैं हीरो बनता पिया मगर हीरो नहीं मैं समझदा इतना इमरान खान से तनकीद थी पी है और पूरा सारा सरेकी वसेब इन चीज सिर्फ जमशेद दस्ती नहीं बल्कि पूरा सरेकी वसेब जड़ा इन चीज की मजम्मत करना पे कि जहांगीर तरीन ज्यादती थी बिल्कुल अगर ब्यूरोक्रेसी की गल करेंदे हो तो नसीम सादिक जेड़े हैं वो भी तो ब्यूरोक्रेसी का ही हिस्सा हैं वाल उन्हां दे खिलाफ क्या साजिश थी ये तो सही हवाला देखो नसीम सादिक जड़ा है उनका एक रिकॉर्ड है अच्छा ऑफिसर उधर रिटायर थे वाला है सारे डीजी खां च चंद जड़े कमिश्नर रही है सेक्रेटरी भी रही है उन्हें काम किया ये भी जुल्म है ये काम करने वाला अफीसर मैं तो देखिए जेकर चंद हैं मैं पहले भी जिक्र किया कि चंद लोग हैं उनको तुसा निशाना बनाओ उन्हें बहुत सारा उलैस स्टाफ के सेक्रेटरी रह गए खुराक के बाकी जितना जितना उन्हें काम किया मैं समझदा एक बयानदार NSDC मुल्तान रह गए DC अपना फैसलाबाद रह गए उन्हें कहीं सियासतदान कहीं भावें हुकूमत बैठे हैं सब तो ज्यादा उन्हें को तकलीफ होती है एक बंदा अगर काम कर गए तो उनके भी कोई ना कोई केस कट के हैं मगर ई टाइम जी और एक तहकीकात शुरू थी है या DG वाजिद जिया साहब ये भी हमेशा मशकूक रह गए वाजिद जिया को नवाज शरीफ दौरे उन्हें जेड़े केस बनाए वो बात तो साबित नहीं थी सके हकीकत देखो केस वो जिन बंदे को सजा थी वे और बंदा जिले अगर हई अदालत जो बंदा बरी थी वेंदे जो को जमानत मिल वेंदी तो केस की कोई वैल्यू कहनी इहो वाजिद जिया साहब पता नहीं वाजिद जिया साहब को केड़ी शायद एजेंडा है क्या किया वेंदा पाए ये अल्लाह बेहतर जानते मैं कि हुकूमत का हिस्सा ना मैं पार्लियामेंट पे मजीद बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर और मज़हर जवेद साहब को शामिल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आज के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं जनूबी पंजाब की हम बात करते हैं कोरोना वायरस जो है इसकी वबा की वजह से जो माशियत का पहिया है बिल्कुल रुक चुका है बंद हो चुका है कुछ चीज़ों को खोल दिया गया है कंस्ट्रक्शन की सनत को खोल दिया गया है बाकी जो लोग हैं एहतजाज पर है कल भी ताजिर बरादरी हमारे साथ थी उनका भी यही कहना था कि जो है मुश्किलात का सामना है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुश्किलात का सामना है उन लोगों को तो कैसे जो है हम लोग सरवाइव कर पाएंगे आप तजिए निगार है तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आशा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त जो गरीब तबका है हाँ। मैं तो समझता हूँ कि मिडिल क्लास तबका भी जो है वो गरीब हो गया वो भी गरीब होकर रह गया। अब तो अमीर लोग भी कहने लगे हैं कि जनाब हमारे पास कुछ नहीं है
اب کچھ کاروبار ایسے ہیں جن کو بآسانی کھولا جا سکتا تھا. اب دیکھیں آپ تاجر حضرات جو مطالبہ کر رہے ہیں میں کم از کم ان کی حمایت کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ تاجروں کے نمائندوں کو بلائیں, ان سے مذاکرات کریں, ان سے کہیں جناب کہ اگر سیشن کورٹ میں ایک گیٹ لگ سکتا ہے جس سے آپ لوگوں کو سینیٹائز کر کے گزار سکتے ہیں, تو آپ چوک حسین آگائی میں, چوک حرم گیٹ میں, چوک پاک گیٹ میں لگا دیں. ٹھیک ہے, یہاں بھی منڈی میں لگایا گیا ہے, ریلوے اسٹیشن پہ لگایا گیا ہے. کوئی کام ناممکن نہیں ہے اگر آپ پلاننگ کے تحت. ٹھیک ہے, ایس او پیز جو ہے ایس او پیز بنائیں, اس کے بعد لوگوں سے بات کریں, لوگ تیار ہیں اس بار. اب دیکھیں رمضان مبارک آ رہا ہے, بالکل آپ نے درزی کھول دیے, کپڑے کا تاجر جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے. بالکل, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ اس طرح بلیک میلنگ کرتے ہیں, لوگ ڈبل ریٹ پہ چیزیں فروخت کرتے ہیں, گھروں میں فروخت کرتے ہیں. پھر کام کرنے کا موقع آئے گا, اب درزی 15 دن بعد 10 دن بعد کہیں گے جناب ہاؤس فل ہے ہمارے پاس, مطلب تو پھر وہ کہاں جائیں گے لوگ. عام غریب طبقہ جو ہے وہ کیا آپ چاہتے ہیں وہ روزے بھی نہ رکھے. مطلب جمشید دستی صاحب دیکھیں روزے سے ہیں, مطلب تو ظاہر ہے ہر بندی کی خواہش ہے, یہ شبان کا مہینہ تھا تو اس میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں روزہ رکھے, لیکن رمضان یہ پریکٹس کے لیے ہے. رمضان میں آ کے آپ نے فل عبادت کرنی ہے, مساجد میں آپ نہیں جا سکتے, بازاروں میں آپ نہیں جا سکتے, تو آپ اپنے میز کیوں نہیں استعمال کرتے. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہونا چاہیے, ہمیں نماز کی اجازت بھی ہونی چاہیے, ہمیں مارکیٹوں میں جانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے, اور انتظامات جو ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. اور اگر حکومت اکیلے نہیں کر سکتی, لیکن آپ نے 12,000 کی بات کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہر بندہ ایس ایم ایس کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتا. وہ جو میسج آتا ہے, وہ کوئی وزیر اعظم صاحب بار بار ایک نمبر دہرا رہے ہیں 8171 یا سم تھنگ کچھ نمبر ہے. اب وہ نمبر جو ہے ایک دہاڑی دار مزدور بیچارہ کیسے اس کو ٹائپ کرے گا, اس کے پاس تو موبائل ہی ایسا ہے جس میں وہ میسج ہی نہیں پڑھا جاتا. بالکل. اچھا جن کو مل رہے ہیں بیچارے, جو آپ کو پتا ہے جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام آیا اس کو احساس میں تبدیل کر دیا. چلے الگ ایشو ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ نے جو کیا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن جس نے کبھی زندگی میں کوئی پاسپورٹ بنوا لیا, خواہ وہ عمرے پہ گیا یا نہیں گیا, جس کے کسی گھر والے نے کچھ بنوا لیا پاسپورٹ وغیرہ, یا کبھی کوئی چیز بڑی کوئی چیز خرید لی, یا کبھی کو ٹوٹا پوٹا کو 2-4-5 تو آپ کو پتا ہے عمرے پہ جب لوگ جاتے ہیں اپنی, کبھی کبھی کتنی چیزیں ہیں جو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بیچارہ جو ہے چندہ اکٹھا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, مل کے جو ہے, ہاں اب وہ جو ہے سال سے اکٹھے کیے ہیں پیسے, ان کو میسج آ جاتا ہے جناب آپ احساس پروگرام میں بکریاں آپ نے بیچ کے جا رہا ہے. اب وہ یہ کوئی بات ہے. اچھا آپ کی کسی فیملی ممبر نے اگر کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیا, اور کوئی بچی یا بچہ ایسا ہے جو بے روزگار ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, اس کے اپنے بچے ہیں, الگ سسٹم ہے, بھئی تمہاری تو امی نے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیے ہوئے ہیں, لہذا تمہیں نہیں مل سکتے. اب یہ کیا طریقہ کار ہے, مطلب تو اس پہ ریویو کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ اگر آپ نے 12,000 روپے لوگوں کو دینے, آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, نادرا کا ڈیٹا موجود ہے, آپ اس کو سرچ کریں, اس میں دیکھیں کہ کیا کس کی حیثیت ہے, اس میں پوری چیز آپ کو مل جاتی ہے. آپ یونین کونسل لیول پہ سروے کرا لیں, لیکن لوگوں کو گھر بیٹھ کے باعزت طریقے سے ان لوگوں کو, آپ یقین کریں کہ لوگوں نے رمضان المبارک سے پہلے راشن تقسیم کیا ہے. بالکل, مطلب ہم نے بھی اپنی وسعت کے مطابق کیا ہے. ایسے ایسے گھر مانگ رہے ہیں جن کے نام لیتے ہوئے مجھے خود شرم آتی ہے, میں نگاہیں جھکا لیتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے. بالکل, صرف اسی وجہ سے کہ کورونا کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہیں. اچھا بے روزگار ہیں, جو کرایہ دار ہیں, کرایہ نہیں بھر سکتے, ہر ایک کا اپنا گھر نہیں ہے, کام بند ہے. اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, جی بالکل, قسطوں پہ چیزیں لی ہوئی ہیں, گاڑی ہے, بائک لی ہوئی ہے, بائک کی بات کرتے قسطوں پہ, کسی نے لیا کسی نے کچھ, تو اب قسطوں والے بھی تعاون نہیں کر رہے, اس پہ بھی کچھ ہونا چاہیے. یہ جو کرایہ والے معاملہ ہے نا, اس میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا جناب کہ جی نہیں جی, یہ تو ہم نے رعایت اس لیے دی ہے کہ اس مہینے نہ دیں, لیکن اگلے مہینے ڈبل کرایہ دیں. اگلے مہینے ڈبل کرایہ وہ کہاں سے دے گا؟ تو جو کرایہ دار ہیں ان کا ڈیٹا ہر تھانے میں موجود ہے. اور قسطوں کا بھی یہی حال ہے, 40% جو ہے سود لے رہے ہوتے ہیں, اور روٹین وائز جو ہے اس کے بعد اگر ایک مہینہ نہیں بھریں گے تو اگلے مہینے کو شامل کر لیں, ایک مہینے کو. حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے, یہ سارا دن جھوٹ بول رہے ہیں, ابھی تک ان نے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں گا جیسے کرایہ کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ بند ہے, ان کی بسیں ہیں, ہائی ایسے ہیں, انہوں نے آگے قسطیں دینی ہیں, سود ہے ان پہ. کوئی اس وقت تک کچھ نہیں کر سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بچا لیا ہے, یہ حقیقت ہے.
है। मैं हर जगह पे ये कह रहा हूँ, हुकूमत ने पूरी कोशिश की कोरोना लाने की, फैलाने की, मगर अल्लाह ने इनको नाकाम किया। टाइगर फोर्स बन रही है, क्या समझते हैं कितनी कारआमद होगी, कितनी हेल्पफुल होगी? डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं इसमें, और इसमें दुख वाली बात है कि उसमें ज्यादातर तो उनके तरीके इंसाफ के हुकूमती जो उनके लोग हैं, लोगों ने कहा कि ये सियासत के लिए बनाई जा रही है, लोगों को नवाजा जा रहा है। जो कारकुन मौजूद थे उन्होंने खाना पीना कुछ नहीं करना, पहले भी आटा था, चीनी महंगी हुई, ये लोग थे हुकूमती अरकान असम्बली, इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फरार। टाइगर फोर्स पे तो यही कह खा जाएंगे ना, कि उसमें कोई उनको पावर देंगे जी आपने अपना हिस्सा ले लेना है। देखो ना कि कोई इस टाइम 2 महीने हो रहे हैं, कोई पॉलिसी सामने आई है, सिर्फ एहसास प्रोग्राम के अलावा कुछ दिया है, वो भी लोगों को जलील किया गया है। अब लाशें जो निकल रही हैं वो ज्यादातर भूख की वजह से है, कोरोना की वजह। कोरोना के तो फिगर भी नहीं है इनके पास, बिल्कुल। ये सुबह शाम जो अब किसी की दुश्मनी है ना, उसने हेल्पलाइन पे कॉल कर दी, इसको कोरोना पकड़ के ले जाते हैं। ये उन्होंने उसको भी कोई अब वो कह रहे हैं हम इतने 1000 टेस्ट कर लिए, वो कहते हैं हमने इतने करोड़ कर लिए। इनके वजीर मुशीर वजीर आजम समेत सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं, मगर अब यकीनन लोग कानून हाथ में लेंगे। अब एहतजाज हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, भूख की वजह से निकल रहे हैं। इस पे अभी तक कोई प्लान नहीं। यानी लोगों को कहना है कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे, बच्चे हमारे मर जाएंगे। लोग खुद खुशी कर रहे हैं, कोई SOPs बनाए और स्टार्ट करें। हाँ, ये कोशिश। अब देखिए सुबह हुकूमतें नाकाम है, दौरे कर रहे हैं, दौरों पे इनके करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वजीर आजम जा रहे हैं, वजीर आला ये करेंगे वो करेंगे, वजीर मुशीर टीवी पे, मतलब इतना दुख है। अब मीडिया की मैं बात, मीडिया को पैसे क्यों नहीं दे रहे उनके जो इश्तिहारात के रूप में? आज भी खबर थी 1 अरब पता नहीं कुछ दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं। ये करें जो एक आम तबका जो चलने वाले इदारे थे, इन बदबख्तों की नलायकियों की वजह से वो इदारे भी बंद होते जा रहे हैं, क्राइसिस का शिकार हो गए, बंद हो गए। मैं कहता हूँ कि मुल्क जो है ना, वही बात है कि मुल्क को कितने दिन तुम डंडे के जोर पे चलाओगे। एक खतरनाक इनकलाब की तरफ लोग भूख की वजह से निकलेंगे, लोग कानून हाथ में लेंगे, चोरियां डकैतियां क्राइम बढ़ गए हैं, वही मार धाड़ हो रही है। तो इस पे तजवीज़ भी सुनते हैं आपकी, तैयार हो चुका है। फरहान का शुक्रिया अदा करें, फिर आपकी तजवीज़ भी सुनते हैं। फरहान, काबली पुलाव तैयार हो चुका है, तो बड़ा रंगीन सा, कलरफुल सा है, तो दिल तो मेरा अभी से ललचा रहा है, लेकिन थोड़ा जो है वो डिस्टेंस का जो है ख्याल मैं भी रख रही हूँ आजकल थोड़ा सा। मगर तो काबली पुलाव में ना जी जो हमारे पठान भाई तैयार करते हैं, उसमें वो बड़ा गोश्त डालते हैं। हाँ, इन यहाँ इसलिए ये तजर्बा उसमें वो एक ज्यादा लजीज है, क्योंकि हम उन इलाकों में आना जाना खुशबू तो अच्छी फैली हुई है। अच्छा, इनकी वैसे मेहनत है कि माशाल्लाह इन्होंने खुशबू अच्छी फैलाई हुई है कि खुशबू अच्छी। मैं तो वैसे रोजे के साथ हूँ, मगर खुशबू अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। रोजों में यही होता है, जब हम लोग टीवी चैनल्स देख रहे होते हैं, खाने पकाने की चीजें देख रहे होते हैं, या घर में पक रहा होता है, तो बड़ा आराम से रोजा गुजर जाता है कि यार खुशबू जो है काफी है। अच्छा फरहान, बताए क्या क्या किया एंड पे, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है पुलाव, और यकीनन टेस्टी भी होगा। मैं टेस्ट करके बताऊंगी, यानी मंडे को बताऊंगी। साहब की बात है उनकी बीफ की, इसमें बेसिकली जो सही बिल्कुल रेसिपी है, उसमें दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल होता है। हाँ, अच्छा, गुड। जी, दुम्बे का गोश्त होता है, मगर यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लिहाजा हमने पहाड़ी छतरा। अब हम जाएंगे दुम्बे की तलाश में, और ये 2 दिन हम यही कुछ करेंगे। साहब को कह देते ना वहाँ से ले आते हैं। हाँ, ये बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। और यकीनन जो है आप लोग के लिए आते हैं फरहान, और आप डेली कोशिश कर रहे होते हैं हफ्ते में 5 दिन आपको कुछ नया सिखाएं, ताकि घर में बैठ के जो है आप लोग जो रेस्टोरेंट का जो मजा है वो उठाए। थैंक यू। और हमारे साथ जनाब बिल्कुल जमशेद दस्ती साहब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ है। बातें तो बहुत सारी हैं यार, 2 घंटे और भी देते तो हम लोग कर लेंगे। थैंक यू। मदद जवेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तजवीज आप दे सकते हैं। 1 सेकंड में ये तजवीज ये है कि आपने किराएदारों की बात की है, हर किराएदार का डाटा जो है वो थाने की सतह पे मौजूद है। खुदा के लिए वो डाटा ले लें और उन बेचारे गरीबों की मदद करें। मैं रोही के जरिए ये तजवीज देना चाह रहा हूँ कि डाटा मौजूद है, उस डाटा को कलेक्ट करें और उन लोगों को घर बैठे किराया अदा करें जो बेचारे गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो 2 मरले के घर में मैं भी किराए पे बैठा हूँ। मेरा जो रिहायश भी आप किराए पे है, तो हमें भी कोई फायदा हो जाए, हम आम लोग हैं, गरीब लोग। अच्छी बात है। तो इस पे कम अज कम कोई हुकूमत सही पॉलिसी बनाए, बातें ना करें। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत सारी बातें जो है रह गई। इंशाल्लाह आप हमें फिर वक्त देंगे और फिर आप हमारे साथ होंगे बहुत जल्द। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाजत देंगे। बिल्कुल 2 छुट्टियां आ गई हैं, कुछ रेस्ट है, उसके बाद वापस आएंगे और फिर एक नए जो है कहते हैं एनर्जी के साथ जो है अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।